Unacademy. Let's crack it. हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल। मेरा नाम है अनुज गर्ग और मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर जो एक लेक्चर लाया हूं वो हिस्ट्री से रिलेटेड ही होने वाला है, इतिहास से संबंधित ही होने वाला है। अगर कोई भी बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या वो किसी स्टेट पीसीएस की भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, आप यूपी की बात कर लो, आप मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, बिहार की बात कर लो, तो मिडिवल हिस्ट्री आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, बहुत महत्वपूर्ण आपका पाठ्यक्रम होता है। और उसमें भी विजयनगर एम्पायर को पढ़ना समझना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा के देखोगे तो बहुत सारे प्रश्न यहां से यूपीएससी ने पूछे हैं विजयनगर साम्राज्य से संबंधित। इनफैक्ट सीडीएस की भी बात करोगे आप लोग या सीएपीएफ की भी बात करोगे तो वहां से भी इस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन आए हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए कुछ नई तरीके से आपको प्रिपरेशन कराना चाहता था, एक टॉपिक के बारे में समझाना चाहता था, जिससे मैं कवरेज भी कर पाऊं कि कैसे विजयनगर एम्पायर की सोसाइटी थी, टैक्सेशन सिस्टम था, कर प्रणाली कैसी थी, और विजयनगर एम्पायर का टेंपल आर्किटेक्चर कैसा था, यानी कि मंदिर स्थापत्य कला हो गई आपकी, या भले विजयनगर एम्पायर का प्रशासन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, नायंकर सिस्टम हो गया, कैसे ब्राह्मण्स का रोल विजयनगर साम्राज्य में प्रशासन में बदल रहा था। आमतौर पे तो जो ब्राह्मण्स थे वो अपने एक तरीके से अगर आप बात करें तो मेजरली भारत के इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में ब्राह्मण्स का एसोसिएशन तो धर्म से रहा। देवर रिलीजियस लीडर, वो धार्मिक एक प्रकार से लीडर्स हुआ करते थे। रिचुअल्स की बात कर लो, अनुष्ठानों की बात कर लो, सैक्रिफाइसेस की बात कर लो, यज्ञ की परंपरा की बात कर लो, शिक्षा की बात कर लो, ज्ञान की बात कर लो, तो ब्राह्मण्स का दायरा लगभग इसी चीजों से सीमित रहता था। लेकिन विजयनगर एम्पायर में ब्राह्मण्स का दायरा धर्म से बाहर निकल के प्रशासन में भी आने लगा था। इनफैक्ट आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर एम्पायर में तेलुगु ब्राह्मण्स की एक सबकास्ट होती थी जिसको नियोगी ब्राह्मण्स बोलते थे। अब ये जो नियोगी ब्राह्मण्स होते थे ये तो फोर्ट की प्रोटेक्टर भी होते थे, दुर्गों की रखवाली भी करते थे, किलों की रखवाली भी करते थे। इनको दुर्ग दनिक भी कहा जाता था। दुर्ग दनिक मतलब किलो, ये किलों की रखवाली करते थे। तो ब्राह्मण्स का रोल इस तरीके से विजयनगर एम्पायर में बदल रहा था कि एक तरफ भारत के मेजॉरिटी हिस्ट्री में, भारत के एक तरीके से अधिकांश इतिहास में जो ब्राह्मण्स थे वो आपको देखने को मिलेंगे कि रिलीजियस लीडर्स रहे, लेकिन विजयनगर एम्पायर में ब्राह्मण्स का रोल बदल के दुर्ग दनिक की तरफ हो रहा था, फोर्ट की प्रोटेक्शन की तरफ हो रहा था। वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपॉर्चुनिटीज को देख रहे थे, प्रशासन में भी अपॉर्चुनिटीज को देख रहे थे, अकाउंटेंसी में भी अपॉर्चुनिटीज को देख रहे थे। तो और आप लोगों को एक जानकारी तो होगी सही, जब हम विजयनगर साम्राज्य की बात करते तब हम बहुत सारे ट्रेवलर्स की बात करते। समझ में आ रहा है आपको? इब्न बतूता बात कर लो आप, ठीक है, उसने रेहाला को लिखा था, तो इब्न बतूता भी इसी समय भारत आया। डोमिंगो पायस की बात कर लो आप, नूनिस की बात कर लो, अब्दुल रजाक की बात कर लो। पिछले साल तो यूपीएससी ने 2022 में पूछा भी था कि नूनिस जो एक विजयनगर साम्राज्य के दौरान भारत में आया था, उसने वहां की सोसाइटी के बारे में क्या वर्णन किया है। तो 2022 में यह भी क्वेश्चन आया। तो हम विजयनगर साम्राज्य को जो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर किया जाता है यूपीएससी के लिए। बच्चे मल्टीपल बुक्स अपनी वेस्ट कर देते लेकिन वो समझ नहीं पाते, मतलब पता नहीं कितने घंटे वेस्ट कर देते, लेकिन उनको एक जगह कंसोलिडेटेड रूप से ना तो कोई लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे और ना ही कोई पीडीएफ अवेलेबल है। तो आज के लेक्चर से मैं जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि मित्रों, मैं आप लोगों को पिछले 15 इयर्स में यूपीएससी में, सीडीएस में और सीएपीएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, भले वो विजयनगर एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन से संबंधित हो या भले वो राजनीतिक इतिहास से संबंधित हो कि भैया कौन कौन सी डायनेस्टीज ने रूल करा, कब कब रूल करा, कौन महान राजा था, कौन महान राजा नहीं था, किसके समय में तुंगभद्रा डैम बना, किसके समय में हम्फी कैपिटल बनी, ये सारी चीजें अपन क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करने जा रहे हैं और आपकी बहुत सॉलिड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी।
भले वो टेम्पल और धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हो, वो भी अपन देखने वाले हैं। भले वो ट्रेवलर रिलेटेड क्वेश्चंस हो, उनको भी अपन देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हाउ आर द ट्रेवलर्स ट्राइंग टू डिफाइन द विजयनगर एम्पायर और द सोसाइटी ऑफ द विजयनगर एम्पायर। और एक क्वेश्चन मित्रों पिछले 10 सालों में एक ही क्वेश्चन आया है बहमनी सल्तनत से रिलेटेड, ठीक है, तो उसके बारे में भी अपन देख लेंगे। बहमन शाह से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। तो बहमन शाह ने अपने पूरे प्रोविंसेस को तरफ्स में बांट रखा था। तरफ्स में मतलब प्रोविंसेस में बांट रखा था। अब वो प्रोविंसेस में बांट के उसने कुछ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट करने की कोशिश करी थी वहां पे उसने, तो उसको भी अपन देखेंगे और समझेंगे। ओके, तो एक बार मैं आपको क्विकली है ना दिखा देता हूं कि क्या क्या अपना किस तरह से डिस्कशन चलेगा। तो यहां आप देखो पूरा का पूरा आपको देवराया से रिलेटेड चीजें दिख रही होंगी, कैपिटल सिटी, डायनेस्टीज, और मैंने यहां पे टैगिंग भी कर रखी है कौन सी ईयर में कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। फिर आप देख सकते हो कि डायनेस्टीज की तो डिस्कशन है ही सही, हम एग्जैक्ट क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। और आपको ये पूरी पीडीएफ यदि डाउनलोड करनी है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ फॉर फ्री। इसमें सारे क्वेश्चन विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी है। तो बिना देरी करे मित्रों आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेट अस गेट स्टार्टेड, लेट अस गेट स्ट्रेट टू द वर्क। उससे पहले आपकी ही काम की एक छोटी सी जानकारी 30 सेकंड में दे देता हूं। आपको मैं एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे स्पेशल क्लासेस में कंप्लीटली फ्री करवाने वाला हूं। पूरे भारत के प्राचीन इतिहास की तैयारी 5 लेक्चर्स में, जिसकी शुरुआत होगी आप लोगों की 27 अक्टूबर से, और जो 31 अक्टूबर तक आपकी क्लासेस चलेंगी उसमें मैं इंडस वैली, वैदिक पीरियड, मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड कंप्लीटली फ्री आप लोगों को करवाने वाला हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। 27 से लेके 31 डेली सुबह 10 बजे क्लास होंगी, और इसमें आपको फ्री पीडीएफ भी हर एक लेक्चर का मिलेगा। अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, मुझे तो लगता है 100% जुड़ना चाहिए, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में ही मैंने वो पूरी 5 लेक्चर की लिंक आपको दे रखी है, तो आप इससे भी जुड़िएगा। और यदि आपसे कोई कोड मांगा जाता है आपको इस सीरीज में जुड़ने से पहले, तो आप अनुज यूपीएससी कोड को यूज कर सकते हो, ठीक है। स्पेशल क्लास प्लेटफॉर्म पे आप आओ, मेरी गारंटी है कि बहुत मामलों में आपको YouTube से अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि वो तो लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं होंगी। उसमें आप बातचीत कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, पोल्स कंडक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें होंगी। और पीडीएफ भी मैं आपको लेक्चर में ही अवेलेबल करवा दूंगा, लिंक दे दूंगा। तो ये भी आप 27 तारीख से जुड़े, इनरोल अभी कर ले, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है। अब शुरू करते हैं मित्रों विजयनगर साम्राज्य से। सबसे पहला विजयनगर साम्राज्य में हम बात करने वाले हैं प्रशासन के ऊपर और पॉलिटिकल हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो क्लियरली यूपीएससी ने विजयनगर एम्पायर के एक किंग हुआ करते थे जिनका नाम हुआ करता था देवराया वन। इनके बारे में 2023 में क्वेश्चन पूछा। अभी आपकी जो परीक्षा हुई थी ना 28 मई 2023 को, तो देवराया वन के बारे में क्वेश्चन आया था। और क्वेश्चन मित्रों कुछ इस तरीके का था कि कौन से ऐसे विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, कौन से ऐसे विजयनगर साम्राज्य के एम्परर थे जिन्होंने तुंगभद्रा नदी के ऊपर, मतलब तुंगभद्रा नदी के आसपास एक डैम को कंस्ट्रक्ट किया था, एक बांध बनवाया था, एक बांध का निर्माण करवाया था। तो हु बिल्ट द डैम तुंगभद्रा रिवर के आसपास के एरिया में? तो वो डैम कंस्ट्रक्शन का काम विजयनगर एम्पायर में देवराया के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में पहला क्वेश्चन आया देवराया से रिलेटेड यूपीएससी 2023 में, लेकिन आप देख सकते हो कि सीएपीएफ में विजयनगर साम्राज्य पे रूल करने वाले राजा और विजयनगर साम्राज्य पे रूल करने वाली डायनेस्टीज के ऊपर 3 बार प्रश्न आ चुका है। यूपीएससी में भी आ चुका है, 2 बार आ चुका है यूपीएससी में, और विजयनगर साम्राज्य की डायनेस्टीज जो है उससे रिलेटेड 3 बार सीएपीएफ में आ चुका है, ठीक है। तो अपन एग्जैक्ट क्वेश्चंस को भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने लिए विजयनगर साम्राज्य की एक तरीके से जिस्ट, कौन कौन सी डायनेस्टीज रूल करती हैं, उस जिस्ट को लेना अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रीफली मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो देखो मित्रों, ब्रीफली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो विजयनगर एम्पायर और जो बहमनी सल्तनत थी,
जब नॉर्थ में दिल्ली सल्तनत का पीरियड चल रहा था, तो यहां पे मैं दिल्ली सल्तनत की टाइमलाइन बना रहा हूं, तो दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526 तक चली थी। 1206 से 1526 मतलब यहां पे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत को फाउंड किया गया, और 1526 में विद द एडवेंट ऑफ बाबर इन इंडिया, भारत में बाबर का पानीपत का पहला इन्वेजन होगा और दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी, लोधी डायनेस्टी, इब्राहिम लोधी खत्म हो जाएगा। अब इसी टाइम पीरियड के बीच में एक रूलर आता है जो रूल करता है 1325 से 1351 के बीच में, और उस रूलर का नाम होता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी करके एक रूलर आता है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में एमबीटी लिख दिया है मोहम्मद बिन तुगलक को। 1325 से लेके 1351 के बीच में ये मोहम्मद बिन तुगलक भारत पे रूल करता है, उत्तर पे रूल करता है, दिल्ली सल्तनत पे रूल करता है। ये कहां पे रूल करता है? दिल्ली सल्तनत पे रूल करता है। कौन रूल करता है? मोहम्मद बिन तुगलक रूल करता है 1325 से 1351 के बीच में। और जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत पे रूल कर रहा था, उसी समय साउथ में, जब दिल्ली में इसका रूल था, उसी समय साउथ में दो इंडिपेंडेंट किंगडम्स का जन्म होगा। एक का नाम था बहमनी सल्तनत, एक का नाम था बहमनी सल्तनत, और दूसरे साम्राज्य का राइज जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था, उसका नाम था विजयनगर एम्पायर। उसका नाम था विजयनगर एम्पायर, यानी कि विजयनगर साम्राज्य। तो सबसे पहली चीज अपने लिए यह हो जाती है कि नॉर्थ में जब मोहम्मद बिन तुगलक का रूल चल रहा था, उसी के समय में भारत में दो इंडिपेंडेंट सदर्न किंगडम्स का राइज हुआ। वन वाज बहमनी सल्तनत एंड द अदर वाज विजयनगर एम्पायर। और विजयनगर एम्पायर की अगर आप टाइमलाइन समझोगे तो वो टाइमलाइन थी आप लोगों की 1337 से लेके 1337 से लेके 1565 तक थी। अभी मुझे पता है कि आप लोगों में से काफी सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर विजयनगर साम्राज्य तो बहुत बाद तक चला था, लेकिन उसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद आपको स्पष्टता दूंगा, क्लैरिटी दूंगा। तो विजयनगर साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया। अब जैसे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जो इब्न बतूता था, ठीक है, इब्न बतूता था, वो तो इंडिया में 1336 के आसपास आया था, ठीक है, तो सर 1333 के आसपास आया था। तो इब्न बतूता उस हिसाब से मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था या वो हरियर और बुक्का के समय आया था? अरे बॉस, जो इब्न बतूता की टाइमलाइन है वो तो मोहम्मद बिन तुगलक से भी मैच हो रही है और वो तो हरियर और बुक्का से भी मैच हो रही है, जो विजयनगर साम्राज्य के फाउंडर थे। तो ये तो दोनों का कंटेम्पररी था ना। इनफैक्ट इसने मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य में भी अपनी प्रेजेंस को दिया था और विजयनगर एम्पायर में भी ये ट्रेवल करने के लिए गया था। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि इब्न बतूता ने एक रेहाला नाम की किताब लिखी थी। तो रेहाला नाम की किताब तो इसने लिखी, दूसरी चीज मित्रों, कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन तुगलक इसके साथ एसोसिएटेड था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी की उपाधि दी थी। काजी मतलब एक जुडिशियल पोजीशन होती है। विजयनगर मतलब जो दिल्ली सल्तनत होती थी उसमें एक जुडिशियल पोजीशन होती थी, न्यायिक एक तरीके से पोजीशन होती थी। काजी की उपाधि आपने सुना होगा ना, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, ठीक है। तो वो काजी की पोजीशन मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इब्न बतूता को ऑफर करी थी। इनफैक्ट एक बार तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चाइना में भी भेजा था अपना राजदूत बना के इब्न बतूता को, हालांकि वो चाइना पहुंच नहीं पाया था, भेजा गया था लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो इसने रेहाला भी लिखी है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी भी दी है टाइटल के रूप में, इसको चाइना में भी भेजा, पहुंच नहीं पाया था हालांकि, ठीक है। तो ये चीजें तो अपन को बताती हैं कि भैया ये तो मोहम्मद बिन तुगलक से एसोसिएटेड है। सर ये मोहम्मद बिन तुगलक से तो एसोसिएटेड है, ये सारी चीजें तो हुई, लेकिन उसके बावजूद इसने विजयनगर साम्राज्य भी ट्रेवल किया था ना। ये तो दोनों का कंटेम्पररी है ना, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक और विजयनगर साम्राज्य एक ही समय के सच है, एक ही समय के सच्चाई ये दोनों। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड चल रहा और विजयनगर एम्पायर का एस्टेब्लिश होना, ये तो एक ही कंटेम्पररी समकालीन इवेंट्स है ना। तो ये बात अपन को याद रखनी है कि नॉर्थ में जब मोहम्मद बिन तुगलक का रूल था तब
दक्षिण में बहमनी सल्तनत और विजयनगर एम्पायर निकल के आए, ठीक है, और इब्न बतूता जो है वो दोनों से संबंधित है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, हालांकि मैं ट्रेवलर्स के बारे में मित्रों आपको थोड़ी देर बाद बताने के बारे में सोच रहा था, ट्रेवलर्स के बारे में, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहां पे मैंने ट्रेवलर्स की जानकारी भी दे रखी है आपको, और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया था CDS 2010 के एग्जाम में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेमस ट्रेवलर इब्न बतूता। आप पोस्ट करके इसको करने की कोशिश भी कर सकते हो, सॉल्व करने की कोशिश। ही वॉज अ मोरक्कन ट्रेवलर। अब ये चीज अपन ने नहीं पढ़ी है, मतलब मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाई थी कि ये कहां से आया था, ठीक है। तो चलो दूसरे ऑप्शन को पढ़ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। He narrated his experiences while traveling the Indian subcontinent in the 14th century in किताबुल हिंद। उसने अपने एक्सपीरियंसेस को, जो भारत में उसने ट्रेवल करी, यात्रा करी, उसको लिखा तो था, लेकिन किताबुल हिंद में नहीं लिखा था, रेहाला में लिखा था। किताब उल हिंद नामक किताब में अपने एक्सपीरियंसेस को अल बरूनी ने लिखा था, जो गजनी के पीरियड में आया था। ये किताबुल हिंद वाज रिटन बाय अल बरूनी, इट वाज नॉट रिटन बाय इब्न बतूता। इब्न बतूता ने रेहाला लिखी थी, तो सेकंड वाला अपना गलत हो गया। ही वाज सेंट एज द एनवॉय ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली टू चाइना। क्या चाइना में भेजने का प्रयास दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भेजने का प्रयास किया गया था कि नहीं? इब्न बतूता को थर्ड वाला सही है, तो सेकंड वाला गलत है और थर्ड वाला सही है। समझ में आ रहा है आपको? सेकंड वाला गलत है और थर्ड वाला सही है। अब मित्रों अगर मैं पहले ऑप्शन के बारे में भी आपको बताऊं तो ये एक मोरक्कन ट्रेवलर था, ये मोरक्को से ही भारत में आया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। और इसकी पूरी डिटेल इब्न बतूता से रिलेटेड मैंने आपको यहां पे दे रखी है कि ये मोरक्को से आया था, 1333 में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी की उपाधि दी, ठीक है, वो भी यही बात लिखी होगी कि जज की तरह अपॉइंट करा था, काजी की उपाधि दी। समझ में आ रहा है? हरियर बुक्का का रूल तब साउथ इंडिया में था जब ये आया था, नॉर्थ में मोहम्मद बिन तुगलक का रूल था। इसने अरेबिक में लिखी थी रेहाला, नॉट किताबुल हिंद। इसने किताबुल हिंद नहीं लिखी थी जिसको अलबुरुनी ने लिखा था, ठीक है। और 1342 में चाइना में इसको भेजने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। तो ये पूरे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात अपनी निकल के आई। अब अगेन इसी तरह से अपने दूसरे क्वेश्चंस भी बनेंगे जब अपने पास नॉलेज हो जाएगी। तो एक तो अपनी लाइफ की सच्चाई आपको थोड़ा सा यहां पे दिख रही होगी। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हिस्ट्री में, ठीक है, मैं आपको 2-3 चीजें बताने वाला हूं अगले 10 मिनट में। वो 2-3 चीजें आप समझ लो, और 2-3 चीजें समझने के बाद आपके झटझट 4-5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे CDS CAPF वगैरह के। तो वो 2-3 कॉन्सेप्ट ये हैं कि भाई साहब, पहली बात तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत के बीच में आपस में स्ट्रगल बहुत हुआ। ये दोनों बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, विजयनगर एम्पायर और बहमनी सल्तनत। तो बॉर्डर शेयर करने की वजह से इनके बीच में आपस में युद्ध हुआ। देखो चाणक्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में कहा था कि दो पड़ोसी देशों के बीच में कभी भी मित्रतापूर्ण संबंध नहीं हो सकते। दो ऐसे देश जो बाउंड्रीज को शेयर करते हैं उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन होना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि उनके बीच में मित्रतापूर्ण संबंध इसलिए नहीं होंगे क्योंकि दोनों अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन करना चाहेंगे और दूसरे व्यक्ति के क्षेत्र में घुसना चाहेंगे। आज आप पाकिस्तान की बात कर लो, चाइना की बात कर लो, इंडिया के दोनों से रिलेशन की बात कर लो, तो देखो भारत के संबंधों की सच्चाई आप भी जानते हो दोनों देशों से, और मैं भी जानता हूं। उतने सौहार्दपूर्ण मित्रतापूर्ण संबंध हमारे चाइना और पाकिस्तान से नहीं है जितने ऐसे देशों से होंगे जो हमारे साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते, क्योंकि टेरिटोरियल डिस्प्यूट यानी कि क्षेत्रीय विवाद तो चलता रहता है। तो वो जो चाणक्य ने कहा था वो केवल एंशिएंट हिस्ट्री में एप्लीकेबल नहीं था, वो वर्तमान समय में भी एप्लीकेबल है। आप इजराइल पैलेस्टीन इशू की बात कर लो, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। आप भली बात कर लो कश्मीर की बात कर लो, अक्साई चिन्ह के क्षेत्र की बात कर लो, टेरिटोरियल डिस्प्यूट हमेशा चलता रहता है। यूक्रेन रशिया की बात कर लो। उसी तरीके से
जैसे चाणक्य की बात एंशंट से लेके प्रेजेंट टाइम तक रेलेवेंट है, यही बात उनकी रेलेवेंट हो जाती है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत के केस में। दोनों बाउंड्री शेयर करते थे, दोनों के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट था। और मेजर टेरिटोरियल डिस्प्यूट किस चीज को लेकर था? मेजर टेरिटोरियल डिस्प्यूट दोनों के बीच में लेके था, मैं आपको बताता हूं। जो मेजर टेरिटोरियल डिस्प्यूट माय डियर फ्रेंड्स था, वो था तुंग भद्रा दोआब को लेके, जिसको रायचूर दोआब भी बोलते, और दूसरा जो था वो था कृष्णा गोदावरी डेल्टा। मुझे इस लेक्चर को पढ़ाते समय शायद मैप का प्रयोग करना चाहिए था, मैं पीपीटी में मैप इंक्लूड करना भूल गया, लेकिन मैं आपको समझाता हूं और मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहां पे मैप को ऐड कर दे जिसमें ये पूरा एरिया दिखाया जा रहा है। तो आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो चीजें इस तरह से आपको दिखेंगी कि ये जो दोनों एरिया हैं, तुंगभद्रा दोआब, जिसको रायचूर दोआब भी बोला जा रहा है। दोआब का मतलब होता है द एरिया बिटवीन टू रिवर्स। जैसे आपसे मैं बोलूं गंगा यमुना दोआब, तो गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया है उसको आप गंगा यमुना दोआब बोल रहे हो। और जनरली मित्रों क्या होता है कि जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है वो काफी फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है। जैसे मगध था, तो मगध, वाई वाज मगध सो इंपोर्टेंट? क्यों हर रूलर मगध पे रूल करना चाहता था प्राचीन इतिहास में? भाई साहब, मगध गंगा यमुना दोआब के आसपास बेस्ड था, तो वहां की लैंड उपजाऊ होती थी, उसके पास घने घने जंगल थे जहां से लकड़ी, हाथी मिल जाते थे, दूसरे रिसोर्सेस मिल जाते थे। तो दोआब का एरिया जो होता है ना वो जनरली फर्टाइल होता है। इनफैक्ट मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जनरली ऐसा भी देखा गया है, अगर आप नदन हिस्ट्री की बात करोगे, जैसे मैंने आपको ना बताया ना उत्तर भारत में जो होता था वो गंगा यमुना दोआब होता था, तो बहुत सारी बार राजा बड़े चालाक थे। राजा क्या करते थे, जैसे आज पीएसयूज होती है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सरकारी कंपनियां होती हैं, कुछ समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? जैसे भेल एक हो गई सरकारी कंपनी, तो गवर्नमेंट काफी सारे सेक्टर्स को अपने साथ भी पास भी रखती है। तो उसी तरह से जो प्राचीन समय में मिडिवल हिस्ट्री में जो किंग होते थे ना, वो दोआब का एरिया किसी को नहीं देते थे, किसानों को भी नहीं, क्योंकि दोआब को एरिया को वो अपने पास रखते थे। क्यों रखते थे? ताकि वहां से जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उनका पूरा मुनाफा राजा को मिले। ठीक है। और इसी तरह का कॉन्सेप्ट मौर्य पीरियड में होता था, उसको सीता भूमि बोलते थे, सीता लैंड, जो कि स्टेट ओन्ड लैंड थी, राज्य की भूमि पे स्वामित्व होता था। और उसी तरह से आपको अलाउद्दीन खिलजी देखने को मिलेगा, जिसने दोआब का क्षेत्र अपने पास रखा, और मिडिवल हिस्ट्री में उस लैंड को खालिसा लैंड कहा जाता था। खालिसा लैंड का मतलब होता है स्टेट ऑन लैंड। जैसे सीता भूमि एंशंट हिस्ट्री में आप देख रहे हो ना, ये नोट कर लेना आप अपनी बुक में कि प्राचीन भारत में सीता लैंड मौर्यों के समय लैंड होती थी, जो कि राज के स्वामित्व वाली भूमि, स्टेट ऑन लैंड होती थी। और उसी तरह से मिडिवल पीरियड में आपको देखने को मिलेगा दिल्ली सल्तनत में खालिसा लैंड, जो कि राज्य की स्वामित्व वाली भूमि होती थी, जो जनरली दोआब के एरिया में होती थी, जिसका पूरा पैसा डायरेक्ट किंग रखता था। तो दोआब इतना इंपॉर्टेंट होता है भाई साहब कि मगध भी दोआब में बेस्ड था, तो हर कोई रूल करना चाहता था। दोआब का एरिया डायरेक्ट राजा अपने अंडर में रख रहा है, तो भाई साहब तुंगभद्रा दोआब भी तो उस तरह की पावर और रिसोर्सेस और पैसा दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा? बिल्कुल दे रहा होगा। और अगर इतना इंपॉर्टेंट ये दोआब का एरिया है, तो भाई साहब ये दोनों लड़ रही है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत आपस में, कि इनको भी तुंगभद्रा दोआब चाहिए, इनको भी तुंगभद्रा दोआब चाहिए। तो अब आप खुद सोच लो, इस बात को कि भाई साहब अगर देवराया वन ने, यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा, अगर देवराया वन ने तुंगभद्रा नदी पे कंस्ट्रक्ट किया है डैम को, तो क्या देवराया वन इंपोर्टेंट राजा नहीं हो गए? अभी आपको थोड़ी देर पहले मैं यही तो बता रहा था। देखिए यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था, देवराया वन 2023 में, इसी साल के पेपर में आया है कि इन्होंने बहुत लंबा किलोमीटर वाला जो तुंगभद्रा रिवर के आसपास के एरिया में इन्होंने एक डैम को कंस्ट्रक्ट करवाया था।
तो ऐसा क्षेत्र जो दोनों विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत के लिए इंपॉर्टेंट है, देवराया वन में उसमें डैम कंस्ट्रक्ट करवा दिया। और भाई साहब, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत जब तक जीवित थी ना, लगातार वो इन दोनों एरियाज के लिए लड़ते रहे सर, लड़ते रहे सर। कभी ये दोनों एरिया विजयनगर साम्राज्य के पास होते थे, तो कभी ये बहमनी सल्तनत के पास चले जाते थे। थोड़ा सा मैं आपसे एक और बात समय की थोड़ी सी स्वतंत्रता, लिबर्टी लेते हुए करना चाहूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली भी आप लोगों को मुझे तैयार करना है हिस्ट्री में। कुछ इतिहासकार यह बोलते हैं कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत के बीच में जो स्ट्रगल हुआ वो दरअसल धार्मिक था, कम्युनल था। क्योंकि उनके द्वारा रेशनल दिया जाता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, आप मुझे ट्रोल मत कर देना, मैं तो आपको बताऊंगा पूरा सच क्या है, ठीक है। तो कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत के बीच में जो स्ट्रगल हुआ वो धार्मिक था। चूंकि विजयनगर साम्राज्य क्योंकि विजयनगर साम्राज्य पे जो राजा रूल कर रहे थे वो हिंदूज कर रहे थे, और क्योंकि बहमनी सल्तनत पे जो राजा रूल कर रहे थे वो मुस्लिम कर रहे थे, तो दोनों के बीच में जो स्ट्रगल हुआ, संघर्ष हुआ, वो दरअसल रिलीजियस स्ट्रगल था, धार्मिक था, कम्युनल था, सांप्रदायिक था। बेसिकली ये इतिहासकार जो है ये लॉजिक दे रहे हैं, ये तर्क दे रहे हैं, वो इस बात को एस्टेब्लिश, इस बात को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत अपने बीच की, अपने आपस की धार्मिक चीजों को नहीं सुलझा पाए, इसलिए इनके बीच में हिंदू मुस्लिम होने के चलते युद्ध चलता रहा। यह एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया जाता है कुछ हिस्टोरियंस के द्वारा। और आमतौर पे इस कैटेगरी में जो हिस्टोरियंस आते हैं वो कम्युनल हिस्टोरियंस होते हैं, सांप्रदायिक हिस्टोरियंस होते हैं, या ब्रिटिश हिस्टोरियंस होते हैं, या ब्रिटिश इतिहासकार होते हैं। अब टू नेशन थ्योरी को देने में ब्रिटिश का भी बहुत बड़ा योगदान था। ब्रिटिश भी बोलते थे इंडिया, और शुरुआत में कुछ भी बोलते हो, बाद में तो वो यही तर्क भारत के दिमाग में घोलना चाह रहे थे कि इंडिया में जो हिंदू और मुस्लिम है वो दो अलग अलग धर्म नहीं है, वो दो अलग अलग कम्युनिटी यानी कि दो अलग अलग संप्रदाय नहीं है, वो दो अलग अलग राष्ट्र हैं। अगर दो अलग अलग धर्म होते फिर तो आप एक देश में रह सकते हो, लेकिन अगर आप दो अलग अलग धर्म नहीं हो, आप दो अलग अलग राष्ट्र हो, तो फिर आप एक ही राष्ट्र में कैसे रहोगे। और यही लगभग मोहम्मद अली जिन्ना के दिमाग में भी चल रहा था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग धर्म और दो अलग अलग कम्युनिटी नहीं है, बल्कि ये दो अलग अलग देश हैं, दो अलग अलग राष्ट्र हैं, तो इनका साथ में रहना पॉसिबल ही नहीं है। तो वो जो ऐसा सोचते हैं वही ऐसा एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि बहमनी सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे वो आपस में धर्म में उलझे हुए थे, धार्मिक कट्टरता के चलते इन दोनों के बीच में स्ट्रगल चला। अब देखो, ये लॉजिक मुझे नहीं लगता पर्सनली सही है। उसका रीजन नंबर 1 बताता हूं मैं आपको। रीजन नंबर 1 जो है वो ये है कि विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे, ठीक है, विजयनगर एम्पायर के जो किंग्स थे, इन्होंने अपने मिलिट्री में, अपनी आर्मी में काफी सारे मुस्लिम आर्चर्स को डिप्लॉय किया था। 10,000 से भी ज्यादा मुस्लिम आर्चर्स थे विजयनगर साम्राज्य के राजाओं की सेना में। जो तीरंदाज होते ना, तो वो 10,000 से भी ज्यादा मुस्लिम्स विजयनगर साम्राज्य के जो आर्मी थी उसमें तीरंदाज थे, आर्चर्स थे। सिमिलरली विजयनगर साम्राज्य के सबसे बड़े राजा कृष्णदेवराया, ठीक है, वो कृष्णदेवराया अपने दरबार में कुरान शरीफ को रखते थे। तीसरी बात, बहमनी सल्तनत में काफी सारे आर्मी में जो लोग थे वो हिंदू थे। अगर इनके बीच का जो धर्म था, जो युद्ध था, जो इतने लंबे समय तक चला, 100-200 सालों तक ये लगातार लड़ते रहे, ठीक है, तो अगर इनके बीच में वाकई में लड़ाई का कारण धर्म होता, तो भैया आपको हिंदूज की आर्मी में मुस्लिम क्यों देखने को मिलते और मुस्लिम की आर्मी में हिंदू क्यों देखने को मिलते? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो मित्रों, अपवाद हर जगह होते हैं, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। इन्हीं में से कोई ऐसा रूलर रहा हो जिसने एक तरह से थोड़ा सा धर्म को दिमाग में लाते हुए चीजों को करा हो, स्ट्रगल करा हो, वो आपको एक्सेप्शन के रूप में देखने को मिल सकता है। लेकिन ज्यादा लॉजिकल आर्गुमेंट इनके बीच के स्ट्रगल के पीछे का, ज्यादा लॉजिकल आर्गुमेंट इनके बीच में जो स्ट्रगल हुआ उसके पीछे का ज्योग्राफिक और इकोनॉमिक लगता है, ना कि रिलीजियस और कम्युनल लगता है।
इन दोनों के बीच में संघर्ष का कारण धार्मिक और सांप्रदायिक था। इससे ज्यादा तार्किक लगता है कि इनके बीच के स्ट्रगल का कारण भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफिक और इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक था। क्योंकि आर्मी में डाइवर्सिटी है धर्मों की, पहली चीज। दूसरी चीज, तुंगभद्रा दोआब और रायचूर दोआब और कृष्णा गोदावरी डेल्टा वो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो महत्वपूर्ण ज्योग्राफिकल लोकेशन है जिनके लिए पहले भी स्ट्रगल चलता रहा था दो हिंदू पावर्स के बीच में भी। तुंगभद्रा दोआब और कृष्णा गोदावरी डेल्टा के लिए पहली बार इतिहास में युद्ध नहीं चल रहा था इन दोनों के बीच में। इससे पहले जब भारत में दो हिंदू पावर ही साउथ में थी, वो भी स्ट्रगल इन एरिया के लिए कर रही थी। तो जो रियल स्ट्रगल के कारण का पीछे का तर्क समझ में आ रहा है, वो धार्मिक और सांप्रदायिक कम और ज्योग्राफिक इन क्षेत्रों को लेकर ज्यादा इनके बीच में संघर्ष के कारण रहे होंगे, ऐसा अपन कहने का प्रयास कर सकते। समझ में आ रही बात है आप लोगों को? तो ये थोड़ा विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत के बारे में आपको चीजें देखने को मिलेंगी। दिस यू कैन सी अबाउट विजयनगर साम्राज्य एंड बहमनी सल्तनत। और दोनों स्ट्रगल करते रहे थे, ये दोनों एरिया थे। तुंगभद्रा रिवर पे डैम को कंस्ट्रक्ट करवाया था देवराया ने। अब देखो मित्रों, इतनी बात तो मैंने आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री बता दी। और विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल होती थी, उसका नाम था हम्फी। ठीक है, हम्फी इसकी कैपिटल होती थी। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2016 में पूछ लिया था, 15 में। अब मित्रों ऐसे क्वेश्चन तो अब आने लगे तो अच्छी ही बात है, मतलब बहती गंगा में हम लोग भी हाथ धो लेंगे। लेकिन 2015 में इतना सिंपल और इतना डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया कि भैया कौन सी उनकी कैपिटल हुआ करती थी, आप लोगों ने आंसर लगा दिया हम्फी। जनरली ऐसे क्वेश्चन आजकल अपने आते नहीं है। आ जाएं, चीजें हो जाएं तो बेस्ट है, लेकिन यह भी एक प्रश्न आया था हम्फी। और जो विजय विठल टेम्पल है, जो बहुत फेमस टेम्पल है, ठीक है, उस टेम्पल के बारे में मैं आपको काफी कुछ बताऊंगा। मेंस में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, वो भी देखेंगे। तो हम्फी में ही वो भी लोकेटेड था, विजय विठल टेम्पल। अब पॉलिटिकल हिस्ट्री से रिलेटेड एक बात और करूंगा, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। देखिए मित्रों, में 4 डायनेस्टीज ने रूल करा था विजयनगर एम्पायर में। पहली डायनेस्टी थी संगम, दूसरी डायनेस्टी थी सुलुवा, तीसरी डायनेस्टी थी तुलुवा डायनेस्टी, और लास्ट डायनेस्टी थी अराविडु डायनेस्टी। संगम, सुलुवा, तुलुवा और अराविडु। जो कृष्णदेवराया थे ना, कृष्णदेवराया सबसे फेमस, वो इस डायनेस्टी के थे, तुलुवा डायनेस्टी के। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप याद रखो। इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को मैं शॉर्ट में कहूंगा एसएसटीए। एसएसटीए मतलब संगम, सुलुवा, तुलुवा और अराविडु। और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अपन को क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि आप देख सकते हो विजयनगर साम्राज्य की डायनेस्टी से रिलेटेड सीएपीएफ के एग्जाम में 3 बार प्रश्न आ चुका है। अब कोई बच्चा कहेगा कि मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। अरे भाई, तू यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, लेकिन बात मानो, आप सीएपीएफ के क्वेश्चंस को भी इंपॉर्टेंस दो। समझ में आ रहा है? वहां से भी प्रश्न आप लोगों की यूपीएससी में देखने को मिलते हैं, आपको वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वहां पे पूछे गए प्रश्न और टॉपिक भी। हमने एनालिसिस किया, इसलिए हमें पता है, इसलिए आपको उनको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो संगम डायनेस्टी थी सबसे पहले। हरिहर और बुक्का जैसे राजा आए, देवराया 1, देवराया 2 जैसे राजा आए। देवराया 1, हरिहर और बुक्का फाउंडर है। देवराया 1 ने तुंगभद्रा में डैम कंस्ट्रक्ट करवाया। देवराया 2 ने जो विजय विठल टेम्पल है वो बनवाया। सुलुवा डायनेस्टी देखो केवल 20 ईयर्स तक रही, बहुत कम टाइम ड्यूरेशन रहा है इनका। तुलुवा डायनेस्टी, तो भैया तुलुवा डायनेस्टी एक ही राजा के लिए प्राइमरली जानी जाती है, जो कि है कृष्णदेवराया। गजब के स्कॉलर थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, पॉलिटिशियन थे। ठीक है, इनके समय में अष्टदिग्गज होते थे। जैसे चंद्रगुप्त सेकंड के समय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो गुप्त पीरियड के रूलर थे, उनके समय नवरत्न होते थे। अकबर के समय नवरत्न थे, तो इनके समय में भी अष्टदिग्गज थे। अल्साना, पैदन्नी, तेलानी, रामन कृष्णदेवराया के समय थे। ठीक है, और कृष्णदेवराय के समय एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, वो ये होगा, इनका पुर्तगालियों के साथ रिलेशनशिप काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट डायनेस्टी थी अराविडु डायनेस्टी। अराविडु डायनेस्टी विजयनगर साम्राज्य पे रूल करने वाली आखिरी डायनेस्टी थी। तो ये 4 डायनेस्टी थी आपकी एसएसटीए। और
यहां पे आप लोगों को हरिहर हो गया है ना, हरिहर, बुक्का, ये दोनों फाउंडर थे, हम्फी फाउंड करी थी इन्होंने। उसके बाद देवराया वन इंपोर्टेंट किंग है, इन्होंने क्या करा वो मैंने आपको बताया, डैम कंस्ट्रक्ट करवाया। यूपीएससी ने 2023 में पूछा प्रीलिम्स में, देवराया टू ने विजय विठल टेम्पल बनवाया था। कृष्ण देवराया के बारे में हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। और लास्ट डायनेस्टी टू रूल ओवर विजयनगर एम्पायर वाज अराविडु डायनेस्टी। और अगर अपन जब क्रोनोलॉजी की बात कर रहे हैं तो थोड़ा मैं आपको बता दूं कि अराविडु डायनेस्टी के एक राम राया करके रूलर थे। तो 1565 में मित्रों एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है 1565। हालांकि विजयनगर एम्पायर थोड़ा 1565 के बाद भी चलता रहेगा, ऐसा नहीं है, विजयनगर साम्राज्य 1565 के बाद भी चला, लेकिन 1565 में एक बैटल ऑफ तलीकोटा होता है। और ये बैटल ऑफ तलीकोटा में क्या होता है कि जो बहमनी सल्तनत रहती है, ठीक है, 5 राज्यों को मिला के बहमनी सल्तनत बनती थी, वो बहमनी सल्तनत हरा देगी विजयनगर एम्पायर को, है ना। तो विजयनगर एम्पायर के जो अराविडु डायनेस्टी के रूलर थे, दे वर डिफीटेड बाय द बहमनी सल्तनत, और तभी से इसका मेजर डिक्लाइन विजयनगर साम्राज्य का चालू हो गया था। देखो चीजें सेंस आपके अब और भी बनेंगी, आप इसको देखिए। अभी तक तो चीजें आपको सेंस बना ही रही होंगी, अब और बनाएंगी। कैसे बनाएंगी समझते हैं। तो संगम डायनेस्टी अपनी हो गई कब से कब तक, 1336 से लेके 1485 तक संगम डायनेस्टी हो गई आपकी, ये पूरे राजा हैं इनके। सुलुवा डायनेस्टी 1485 से लेके आपकी 1505 तक हो जाएगी, यहां तक हो जाएगी, आप देख सकते हो, ठीक है। फिर तुलुवा डायनेस्टी आप लोगों की जो चालू हो रही है वो थोड़ा पहले से ही चालू हो रही है, और ये 42 तक मेजरली जा रही है। और उसके बाद जो अराविडु डायनेस्टी है आपकी, उसमें जो राम राया है, इन्होंने ही बैटल ऑफ तलीकोटा लगा था, जिसमें बहमनी सल्तनत के कॉन्फेडरेशन ने, परिसंघ ने हरा दिया था। तो ये चल रही है। तो मेजरली में तो ये 1565 बैटल ऑफ तलीकोटा होना एक बहुत मेजर डेवलपमेंट था, बहुत मेजर डेवलपमेंट था। उसके बाद विजयनगर एम्पायर का कमजोर होना वो शुरू हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य उसके बाद कमजोर होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में भी विजयनगर एम्पायर चलता रहा था, लेकिन 1565 के बाद कमजोर हो जाएगा। और मैं जब पढ़ाता हूं अनअकैडमी में भी प्लस क्लासेस में, तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आफ्टर 1565 विजयनगर साम्राज्य पे मेजर जो रूल कर रहे थे वो अमर नायक्स कर रहे थे, अमर नायक्स कर रहे थे। ये कौन थे? ये प्रोविंशियल हेड्स थे, ये प्रोविंशियल हेड्स थे, ठीक है। तो अभी अपन अमर नायक या प्रोविंशियल हेड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, समझेंगे। इनसे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस पे थोड़ी लेट आएंगे अपन। लेकिन आफ्टर द बैटल ऑफ तलीकोटा, दो देयर वर वीक किंग्स इन द विजयनगर एम्पायर इन आफ्टर 1565, मेजरली विजयनगर एम्पायर जो चलता रहा था वो अमर नायक्स के थ्रू चलता रहा था। देखो ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है, जैसे औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, है ना। लेकिन मुगल एम्पायर उसके 150 साल बाद 1857 तक, बहादुर शाह तक तो चलता ही रहा था ना। लेकिन बिटवीन द टाइम ऑफ 1707 औरंगजेब की डेथ से लेके 1857 वो कमजोर हो गया था। तो उसी तरह से 1565 के बाद वो कमजोर हो गया, और मेजरली छोटे छोटे राजा रूल कर रहे हैं। अमर नायक जो कि प्रोविंशियल हेड्स थे, प्रांतीय प्रमुख थे, वो विजयनगर एम्पायर में शासन कर रहे थे। तो ये अपना पॉलिटिकल सिनेरियो निकल के आ रहा है। हरिहर और बुक्का फाउंडर्स हैं, इंपॉर्टेंट है। देवराया वन का आप थोड़ा टाइम पीरियड दिमाग में बिठाओ, देवराया टू का आप थोड़ा सा टाइम पीरियड दिमाग में बिठाओ। डैम कंस्ट्रक्ट करा था तुंगभद्रा पे, देवराया टू ने विजय विठल टेम्पल को बनाया था, ठीक है। तो अभी अपन रिलीजन पे आएंगे तब विजय विठल टेम्पल को पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते रहे। और डेफिनेटली मित्रों, डेफिनेटली कृष्ण देव राया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर एज फार एज द एंटायर विजयनगर साम्राज्य इज कंसर्न। बहुत सारे काम किए इन्होंने, अमुक्त माल्यदा लिखी इन्होंने, पुर्तगालियों से इन्होंने डील करी, तुंगभद्रा और रायचूर दोआब और कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कैप्चर करा इन्होंने बहमनी सल्तनत से, वो सारी चीजें हुई। तो ये पॉलिटिकल हिस्ट्री है। तो क्योंकि मित्रों यहां पे जो अपनी चीजें अपन को दिख रही हैं,
तो मैं आशा करता हूं कि डायनेस्टी रिलेटेड क्वेश्चन अगर आएंगे तो थोड़ा बहुत आपको उसमें क्लैरिटी है। ये अपन ने डायनेस्टी रिलेटेड बातें कर ली है, तो ये तीनों भी हो जाते हैं अपने। ये अपना हो चुका है देवराया वन। अब थोड़ा आगे मूव करते हैं, देखते हैं आगे पीडीएफ में क्या है, और उसी तरह से मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मित्रों यहां पे आप लोगों को एक और चीज देखने को मिल रही है कि यूपीएससी 2023, एक्चुअली ये तो हमने कवर कर लिया है देवराया वन वाला, तो ये तो कवर हो चुका है अपना। अब अपन को पढ़ना है अमरनायक सिस्टम के बारे में। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले अमरनायक सिस्टम के बारे में बात कर रहा था, मैं आपको समझा देता हूं अब अमरनायक सिस्टम के बारे में। बहुत ही सिंपल है, और एक अपन क्वेश्चन भी करेंगे मित्रों इस सिस्टम को देखने के बाद, अमरनायक सिस्टम को देखने के बाद। ये आप देखो क्वेश्चन आया था अमरनायक सिस्टम से रिलेटेड सीएपीएफ 2021 में। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको सॉल्व कर पाऊंगा। अमरनायक सिस्टम क्या है? अमरनायक सिस्टम सर बहुत सिंपल है। अब आप कहोगे कि क्या है सर? देखिए क्या हुआ, आपने फ्यूडलिज्म सुना होगा, सामंतवाद। आपने एकता सिस्टम सुना होगा जो मेडिवल हिस्ट्री में इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस करा था। अमरनायक सिस्टम भी लगभग उसी तरह का सिस्टम है। इट इज ए लैंड रिलेटेड सिस्टम। यह भी एक भूमि पे आधारित सिस्टम है और फ्यूडलिज्म और एकता सिस्टम के समान है। तो लैंड रिलेटेड सिस्टम है, भूमि पे आधारित सिस्टम है। और अमरनायक सिस्टम में क्या हो रहा है, देखो साम्राज्य कैसे बटा होता है। सेंटर होता है, मतलब कैपिटल जहां पे राजा रहता है। फिर सेंटर डिवाइड होता है आपका प्रोविंसेस में, प्रांतों में। और फिर प्रांत के बाद आपकी आती है डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में भी बोलता चलता हूं मैं आपको, लोकल लेवल आप इसको बोल सकते हो, लोकल लेवल का प्रशासन। तो एक हो गया आपका सेंटर यानी कि केंद्र, एक हो गए आपके प्रांत, एक हो गए आपके प्रांत, एक हो गए आपके प्रोविंसेस, प्रांत, और दूसरा प्रांत के बाद आ जाता है डिस्ट्रिक्ट और विलेज यानी कि जिला और ग्रामीण लेवल का प्रशासन। सेंटर में तो किंग है, सेंटर में तो विजयनगर साम्राज्य के किंग है, और किंग पावर रखता है सर, एब्सोल्यूट पावर रखता है। किंग जो है वो एब्सोल्यूट पावर को रखता है, मतलब पूरी डिसीजन मेकिंग किंग के हाथों में है। सेंट्रलाइजेशन है, केंद्रीकरण है। आपको सिंपल बनाने के लिए मैं बता देता हूं, किंग इज द न्यूक्लियस ऑफ ऑल द पावर। किंग सारी शक्तियों का सेंटर है। यह चल रहा है विजयनगर साम्राज्य में, किंग की पोजीशन है। इनफैक्ट इतना लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन था कि विजयनगर साम्राज्य में वो किंग जो होता था वो वीरूपक्ष देवता के नाम पे रूल करते थे। वीरूपक्ष देवता के नाम पे रूल करते थे। गॉड वीरूपक्षा के नेम पे विजयनगर साम्राज्य के राजा रूल करते थे, ताकि उनके शासन को लेजिटिमिटी मिल जाए, वैधानिकता मिल जाए। देखो मोनार्की में एक प्रॉब्लम होती है कि कभी कोई खड़ा उठ के कल पूछने लगा कि आप हमारे ऊपर रूल कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको हमारे ऊपर रूल करने का राइट किसने दिया, अधिकार किसने दिया? तो डेमोक्रेसी में तो अधिकार हम नहीं दिया है, भारत की जनता ने। मोनार्की में तो राजा आ गया क्योंकि एक डायनेस्टी चल रही थी, और फिर डायनेस्टी का एंड करके भी दूसरा राजा आ गया, उसको आपने और मैंने थोड़ी सुना है। तो मोनार्की लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्पॉन्सर तो करता नहीं है कि वैधानिक सरकार है। मोनार्की तो एक तरीके से डिवाइन रूल के कॉन्सेप्ट पे चलता है कि भैया ईश्वर ने हमें अधिकार दिया है तुम्हारे ऊपर रूल करने का। तो ये लोग भी भाई साहब वही एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, विजयनगर साम्राज्य के राजा और वीरूपक्ष देवता के नाम पे रूल कर रहे हैं, ताकि इनकी रूल को लेजिटिमेसी मिल पाए, वैधानिकता मिल पाए। पहली चीज। दूसरा, आप लोग टेंपल्स वगैरह में देखोगे मित्रों विजयनगर एम्पायर में, तो वहां भी किंग के स्कल्पचर्स वगैरह होते थे, राजा की भी मूर्तियां वगैरह लगती थी। तो एकदम सेंटर लेवल पे तो आप देखो किंग पावर रख रहा है, सब कुछ कर रहा है, राजा के नाम, भगवान के नाम पे रूल कर रहा है। टेंपल में स्कल्पचर्स वगैरह भी किंग की देखने को मिल रहे हैं। जो आपका ये था ना मित्रों अमरनायक सिस्टम, या जिसको आप नायंकर सिस्टम बोलते हो, ये नायंकर सिस्टम इज रिलेटेड टू
प्रोविंशियल लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो नायंकर व्यवस्था है आपकी, ये प्रांतीय प्रशासन से संबंधित है। तो नायक क्या है और उसके पास क्या क्या पावर है? नायक मित्रों एक मिलिट्री कमांडर है, ठीक है, मिलिट्री कमांडर है, और इसके अंडर में आर्मी आती है। इसके अंडर में जिस जिस प्रोविंस पे ये रूल कर रहा है उस पे रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम आता है, रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम आता है। और प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द नायक्स वर नॉट पेड इन कैश। नायक्स वर नॉट पेड इन कैश, उनको वेतन नकदी में नहीं दी जाती थी। नायक्स वर नॉट पेड इन कैश, उनको टेरिटरी ग्रांट की जाती थी, और जो रेवेन्यू आता था उस क्षेत्र से वही उनकी सैलरी का काम करता था। कैश में पेमेंट नहीं मिलती थी अपने सर्विस के एवज में उनको। देवर पेड इन लैंड, और उस लैंड से जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो नायक के पास जाएगा। वो अपने हाथी घोड़े उस रेवेन्यू में कलेक्ट होने वाले पैसे से, अब नायक मिलिट्री कमांडर है तो आर्मी तो उसको अपने अंडर रखना पड़ेगी, उसको घोड़े भी रखना पड़ेंगे, हाथी भी रखना पड़ेंगे, आर्मी का मेंटेनेंस करना है तो इसको घोड़े हाथी भी मेंटेन करने थे, आर्मी भी मेंटेन करने थे। और उस मेंटेनेंस के लिए पैसा कहां से आता था? जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था वही इसकी सैलरी और मेंटेनेंस के लिए काम आता था। इसको कैश में राजा पेमेंट नहीं करता था। तो सोचो आप, इसके पास उस प्रोविंस के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने यानी कि प्रशासन को चलाने के साथ साथ, इस आर्मी को मेंटेन करने के साथ साथ उस क्षेत्र के रेवेन्यू कलेक्शन का भी अधिकार है। दम रखता है भाई साहब, ये भी रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी अधिकार है। अब नायक अपनी छाती चौड़ी करके खड़ा हो गया कि विजयनगर साम्राज्य में राजा ऊपर रूल कर रहा है, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के अंडर आने वाली इस प्रांत पे तो मैं ही राजा हूं। मेरे पास किस चीज की कमी है? मेरे पास भी तो सेना है, मेरे पास भी तो हाथी घोड़े हैं, और मेरे पास भी तो एक, आप लोग बोल सकते हो कि रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मुझे प्राप्त है। तो इस प्रोविंस का राजा तो मैं ही हूं, और जब मौका मिलेगा तो मैं सेंटर से किंग को भी हटा दूंगा और मैं पूरे विजयनगर साम्राज्य का राजा बन जाऊंगा। तो ये प्रॉब्लम भी तो हो सकती है ना, लॉयल्टी की प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? और अधिकतर बार हमने इतिहास में देखा है, प्रेजेंट में देखा है, मूवीज में देखा है कि जो एकदम नीचे वाला आदमी होता है ना, वही सबसे ज्यादा बड़ा कॉन्स्पिरेटर होता है। एकदम हायरार्की में सेकंड पोजीशन रखने वाला जो कॉन्स्पिरेटर होता है, षड्यंत्रकारी होता है, वो वही होता है। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो नायक भैया कॉन्स्पिरेसी रचने लगा कि मेरे पास भी तो बंगला गाड़ी सब कुछ है, तुम्हारे पास माँ है, लेकिन मेरे पास भी तो और सारी चीजें हैं, तो मैं क्यों अपने आप को एक राजा की तरह ना मानूं? तो विजयनगर साम्राज्य के राजा को नायक्स पे कंट्रोल करना भी जरूरी था। एक हाथ में पावर को ग्रांट कर रहे थे विजयनगर साम्राज्य के राजा नायक को, दूसरी तरफ उनके हाथों को बांधना भी जरूरी था। तो विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने नायक्स को कंट्रोल में लाने के लिए भी कदम उठाए थे, और कदम यह था कि नायक को जो लैंड मिलती थी वो हेरिडिटरी नहीं थी, ट्रांसफरेबल नहीं थी, ठीक है। और नायक को जो जमीन मिलती थी, एक तो वो उसके बेटे बच्चों को नहीं मिल रही है, ट्रांसफर नहीं कर सकता है नायक और किसी को, ठीक है। दूसरी चीज, नायक को साल में एक बार राजा के दरबार में आना होता था अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए, उसको आना भी होता था, गिफ्ट देने होते थे, वो सारी चीजें करना होती थी। तो मेन तो ठीक है, एक बार साल में विजिट कर रहा है नायक, उससे तो आप क्या ही उसकी लॉयल्टी को टेस्ट करोगे, चलो विजिट कर गया, गिफ्ट विफ्ट दे रहा है। लेकिन मेन जो लॉयल्टी प्रूफ होती है वो कैसे होती है कि आपने उसकी पोजीशन को है ना परमानेंट नहीं करा है, ठीक है, कि हेरिडिटरी है, उसके बाद ट्रांसफरेबल पोजीशन है। तो दिस इज हाउ द किंग ऑल्सो ट्राई टू कंट्रोल द पोजीशन ऑफ नायक। अब मित्रों, अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो आप इजीली कर पाओगे इस क्वेश्चन को, जो सीएपीएफ 2021 में पूछा गया था। मेरी आप लोगों से यही इल्तिजा मतलब कि रिक्वेस्ट है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे हट रहा हूं, आप वीडियो को इस समय पॉज करो
और आप इस प्रश्न को खुद से सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर देने की कोशिश करिए खुद। ठीक है, अब मैं तो करा ही देता हूं इसको। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में अमरनायक सिस्टम के बारे में क्या करेक्ट है, यहां देख लिया करो करेक्ट पूछा गया है या नॉट करेक्ट। तो करेक्ट पूछा गया है, अमरनायक्स वर मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरी टू गवर्न बाय द राया। राया का मतलब राजा, तो अमरनायक वो मिलिट्री कमांडर थे जिनको एक भूमि दी जाती थी राजा के द्वारा, टेरिटरी दी जाती थी राजा के द्वारा रूल करने के लिए। पहला वाला सही है। इन लिeu ऑफ देयर सैलरी, इन lieu of their service and also to maintain contingents they were paid in cash। क्योंकि वो अपनी सेवा राजा को दे रहे थे और क्योंकि वो कंटीजेंट आर्मी का, हाथी का, घोड़े का मेंटेन कर रहे थे, तो उनको सैलरी दी जाती थी कैश में। एब्सोल्युटली गलत स्टेटमेंट, उनको लैंड रेवेन्यू से मिलता था चीजें। तीसरा, दे मेंटेन स्टिपुलेटेड एलिफेंट वगैरह, सही है भैया तीसरा वाला। दे यूज्ड टू सेंड ट्रिब्यूट टू द किंग एनुअली, साल में एक बार राजा को भेंट भेजते थे। पर्सनली अपीयर भी हुआ करते थे रॉयल कोर्ट में अपनी लॉयल्टी, वफादारी को प्रूफ करने के लिए। तो इसमें केवल सेकंड स्टेटमेंट अपना गलत है, 134 सही है, तो बी इसका सही आंसर है। कितना इजी क्वेश्चन था, सही है कि नहीं है? बच्चों ने अधिकतर ने क्या करा, 1 2 3 4 आंसर लगा दिया, कैश में पेमेंट वाला उन्होंने सही कर दिया था। तो थोड़ा अपन को कॉशियस होना पड़ता है जब अपन एग्जाम को देते हैं। कई सारे बच्चों की दुख दर्द पीड़ा पता है क्या है? मेरे जीवन की जैसे दुख दर्द पीड़ा है कि इस सेक्शन में आप अच्छे अच्छे कमेंट नहीं डाल रहे हो यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में। मेरे जीवन की ये एक पीड़ा है कि पूरा लेक्चर देख लिया, 1200 लोगों ने लाइक कराए, 100 लोगों ने, जबकि बेनिफिट मिला होगा कम से कम 500 लोगों को 1200 लोगों में से, तो आप वो नहीं करते हो। और आपके जीवन की दुख दर्द पीड़ा क्या है कि सब कुछ पढ़ लिया उसके बावजूद भी गलत कर रहे हैं। इसलिए बोलते हैं प्रैक्टिस काफी इंपॉर्टेंट होती है यूपीएससी के एग्जाम में, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रैक्टिस आप लोग करें, ठीक है, और अच्छे से प्रश्न को पढ़ें, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी के एग्जाम में। तो अपना ये अमरनायक चैप्टर भी क्लोज हो गया, आप पढ़ सकते हो मित्रों इसके बारे में। अब मैं आपको क्या ही बार बार पढ़ाऊं, प्रश्न पढ़ा चुका हूं मैं आपको, इन पॉइंट्स को आप पढ़ लेना, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। तो ये अमरनायक सिस्टम हो गया अपना। अब सयाना, अब आप कहोगे कि सर ये सयाना कौन है, तो मैं कहूंगा कि सयाना वो है जिसके बारे में सीएपीएफ 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। कौन है सयाना? नॉर्मली किताबों में जिक्र नहीं मिलता है सयाना का। सयाना इज अ पोजीशन और अ पर्सन, सयाना इज बेसिकली अ पर्सन इन द विजयनगर एम्पायर हु इज बहुत ज्यादा शाणा, ठीक है, वो बहुत ज्यादा शाणे हैं, मतलब शाणे हैं मतलब बुद्धिमत्ता है उनमें बहुत ज्यादा, और ये वेदों के कमेंटेटर है। इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था वेदार्थ प्रकाश, तो इन्होंने किताब लिखी वेदार्थ प्रकाश। अब वेदार्थ के प्रकाश का आप संधि विच्छेद करो, वेद प्लस अर्थ प्लस प्रकाश, तो इन्होंने वेदों के असली अर्थ पे, मीनिंग पे प्रकाश डाला। तो सयाना वो है, याद रखना आप यूपीएससी में कभी पूछ लिया जाए तो। सयाना द फेमस कमेंटेटर ऑफ द वेदास, ये विजयनगर साम्राज्य के समय थे, हरिहर और बुक्का के समय। वेदार्थ प्रकाश का मीनिंग है कि वेदों को मैनिफेस्ट करना, मतलब एक तरह से वेदों के अर्थ को इन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो ये सयाना भी आप याद रखना, ये सयाना भी आप याद रखना। क्लियर है मित्रों? ये सयाना भी आप याद रखना। तो अभी अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार क्विकली अपन 1 मिनट में उस चीज को थोड़ा सा दिमाग में लाते हैं, दिमाग में सोचते हैं। जो पहली चीज पढ़ी अपन ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में, वो पहली चीज अपन ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो पढ़ी वो क्या है? वो है अपनी डायनेस्टीज हो गई, संगम, सुलुवा, तुलुवा, अराविडु। बाय द वे ये संगम डायनेस्टी जो विजयनगर एम्पायर पे रूल कर रही है, इट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू द एंशिएंट हिस्ट्री का संगम पीरियड की डायनेस्टी, जिसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था। तो वो भी आप देख सकते हो, संगम पीरियड पूरा कवर किया है मैंने साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो वो संगम डायनेस्टी जो एंशिएंट हिस्ट्री की चेला चोरा पांड्यास थे, और इसके बीच का कोई कनेक्शन नहीं है। तो फिर इसका नाम संगम डायनेस्टी क्यों है? इसका नाम संगम डायनेस्टी इसलिए है क्योंकि जो हरिहर और बुक्का के फादर थे वो उनका नाम संगम था, तो उनके नाम से ये नाम आ रहा है संगम डायनेस्टी। तो संगम, सुलुवा, तुलुवा, अराविडु हमने देखा देवराया वन के बारे में, हरिहर और बुक्का ने एस्टेब्लिश की। हम्पी की सिटी, हम्पी कैपिटल थी, कैपिटल वो वाली चीजें हो गई अपनी। अपन ने विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत के स्ट्रगल के पीछे का रियल रीजन जाना। मार्केट में तो दिया जाता है कि एक सांप्रदायिक कारण है, धार्मिक कारण है,
लेकिन उसके पीछे का रियल कारण जो है वो एक तरह से इकोनॉमिक है। कभी आपको मुझसे मतलब डिबेट करनी हो इस पे कर सकते हो आप लोग मुझसे, ठीक है। अब मैं उसकी गहराई में ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो कारण है वो इकोनॉमिक और ज्योग्राफिक कारण ज्यादा निकल के आता है दोनों के बीच के संघर्ष का। हमने एक देखा कि बैटल ऑफ तलीकोटा से विजयनगर एम्पायर वीक हुआ, उसके बाद के 100 साल तक भी रूल करता रहा, कमजोर अवस्था में रूल करता रहा था वो बैटल ऑफ तलीकोटा के बाद में। और हमें अमरनायक सिस्टम और सयाना के बारे में देखा जो वेदों के कमेंटेटर थे। ये प्रश्नों के थ्रू अपन ने देखा, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि भैया एक टैक्सेशन सिस्टम से रिलेटेड भी प्रश्न आया है, तो मेरे टैक्सेशन सिस्टम को भी एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आपको समझा देता हूं। देखो, विजयनगर साम्राज्य में या कोई भी साम्राज्य होगा, एक बात आप याद रखना, कोई भी बढ़िया राजा होगा, समझदार राजा होगा, हाँ, मतलब बहुत सारे राजाओं के पीरियड में आपको एक चीज जरूर कॉमन देखने को मिलेगी, लैंड असेसमेंट के बेसिस पे टैक्सेशन। समझ लो आप इसको, टैक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट ऑफ द लैंड। तो ये अधिकतर राजा करेंगे, भले आप अलाउद्दीन खिलजी की बात कर लो, आप अकबर की बात कर लो, आप शेरशाह सूरी की बात कर लो, तो लैंड असेसमेंट के हिसाब से मतलब लैंड को आप असेस कर लो ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ लैंड, और उसी हिसाब से आप टैक्सेशन को इंपोज करो। अधिकतर समझदार राजा ऐसे करेंगे, स्ट्रॉन्ग किंग ऐसा करेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य के राजा भी समझदार थे, स्ट्रॉन्ग थे, तो एक क्वालिटी ऑफ लैंड पे टैक्स रेट डिपेंड करती थी। ये तो आप लोगों का एक चीज है ही सही, ये तो आप याद रखना। तो एक टैक्सेशन से रिलेटेड चीज हो गई ये। दूसरा मित्रों, विजयनगर साम्राज्य के समय इंडस्ट्री टैक्स भी आ गया था। अब देखो, आपको ये समझना होगा मित्रों कि विजयनगर साम्राज्य इज ऑल्सो शेयरिंग देयर टाइमलाइन विद द पोर्टुगीज एंड अदर यूरोपियंस, मेजरली पोर्टुगीज। तो पोर्टुगीज भी तो आने लगे ना, तो थोड़ी बहुत इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होने लगा था। तो इंडस्ट्री टैक्स जो था वो इंपोज विजयनगर साम्राज्य के राजा ने किया। और तीसरा मित्रों, प्रोफेशनल टैक्सेस भी लगते थे, जैसे कि मुझे एक प्रोफेशनल टैक्स देना है, कम ही होता है काफी प्रोफेशनल टैक्स, जैसे मुझे देना है मान लो इनकम टैक्स और जीएसटी के अलावा प्रोफेशनल टैक्स देना है एक टीचर का, ठीक है। तो वो प्रोफेशनल टैक्स जो होता है वो भी विजयनगर एम्पायर में लगता था, ये आपको देखना होगा। प्रॉपर्टी टैक्स भी था और ग्रेजिंग पे भी लगता था। अब 2016 में एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या आया था यूपीएससी में, उसको अपन देख लेते हैं। व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2016 का यूपीएससी का एग्जाम। रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्ण देवराया द रूलर ऑफ विजयनगर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जहां तक टैक्सेशन सिस्टम की बात है कृष्ण देवराया के, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टैक्स रेट ऑन द लैंड डिपेंडिंग, आप अगेन इसको पॉज करके करने की कोशिश करो। टैक्स रेट डिपेंड करती थी क्वालिटी ऑफ द लैंड पे, पहला वाला सही है। प्राइवेट ओनर्स को वर्कशॉप्स पे इंडस्ट्री टैक्स देना होता था। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, 1 और 2 दोनों इसका आंसर अपना हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये थोड़ी सी चीजें अपन को विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखने को मिलती हैं। एज फार एज एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी, डायनेस्टी, कैपिटल इज कंसर्न, किंग्स आर कंसर्न, ये पूरा अपना मामला आया है सीएपीएफ सीडीएस। और यूपीएससी में। अब देखो मित्रों, जब मैं विजयनगर साम्राज्य को अनअकैडमी की प्लस क्लासेस में पढ़ाता हूं तब ये टॉपिक लगभग 4-4.5 घंटे लंबा होता है, ठीक है। अभी मैं आपको एमसीक्यूज के थ्रू करा रहा हूं, तो जितनी ज्यादा मैं नॉलेज आपको दे सकता हूं उतना मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे एक और चीज हो जाती है ना, आंसर भी आपको लिख के प्रैक्टिस करवाना होता है, बताना होता है, और डेप्थ में जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी तो मैं विजयनगर साम्राज्य की एंसेस्ट्री में नहीं गया कि ये हरिया और बुक्का का करियर विजयनगर साम्राज्य को शुरू करने से पहले का क्या रहा था, वगैरह वगैरह, तो उसमें मैं अभी समय सीमा होने की वजह से जा नहीं पा रहा हूं, ठीक है। एक और क्वेश्चन मित्रों जो मैं आपको कराना चाहूंगा विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत के बारे में, यह क्वेश्चन यूपीएससी 2022 में आया था। अब इसको मैं यहीं सॉल्व करा देता हूं। डच ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी, गजापति रूलर्स ने जो लैंड ग्रांट करी थी, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बहमनीस के बारे में बताया था, विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताया था। यहां पे वो मैप है, और ओडिशा के क्षेत्र में होते थे गजापति रूलर्स।
तो ओडिशा के क्षेत्र में गजापति रूलर्स होते थे, ये भी इन तीनों की लड़ाई में, मतलब दोनों की लड़ाई में गजापति रूलर्स भी इन्वॉल्व होते थे, वही तुंगभद्रा दोआब वगैरह पे कब्जा करने के लिए। और गजापति रूलर्स का जो एम्पायर था वो बहुत हद तक 16th सेंचुरी के एंड होने से पहले ही खत्म हो गया था, और डच भारत में आए थे 1600 में। तो अगर गजापति रूलर्स पहले ही जा चुके हैं, ठीक है, और डच उसके बाद आए, तो पहले वाले स्टेटमेंट का तो आपका सेंस नहीं बन रहा है। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका जो था वो गलत था कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी गजापति रूलर से परमिशन लेके। अल्फांसो दो अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत, ये डेवलपमेंट मेट्रो 1509 में या 1510 में हुआ था, और बिल्कुल सही है। जो पुर्तगाली गवर्नर था अल्फांसो द अल्बुकर्क, उसने कृष्ण देवराया की मदद से, तो ही वॉज असिस्टेड बाय कृष्ण देवराया, द पोर्टुगीज वर असिस्टेड बाय कृष्ण देवराया। तो कृष्ण देवराया हेल्प्ड अल्बुकर्क, ठीक है, टू विन गोवा फ्रॉम द बीजापुर का सुल्तान जिसका नाम था आदिल शाह। तो आदिल शाह से गोवा को जीतने में पुर्तगाली गवर्नर की मदद कृष्ण देवराय ने करी थी। इनफैक्ट ये पुर्तगाली टेक्सटाइल्स की डील भी कर सकते थे और स्पाइसेस की डील भी कर सकते थे, मसालों की, ये भी परमिशन कृष्ण देवराय ने दी थी इनको। और कृष्ण देवराय ने इनको ये बोला था कि भैया हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, बदले में तुम घोड़ों का व्यापार सिर्फ हमारे साथ करोगे, तुम हमारे कॉम्पिटिटर बहमनी सल्तनत के साथ नहीं करोगे। तो पुर्तगालियों ने प्रॉमिस कर दिया, आप हमें स्पाइसेस और आप हमें टेक्सटाइल्स की परमिशन दो ट्रेड करने की, और आपने हमारी मदद भी की है, हम आपके साथ ही घोड़ों का व्यापार करेंगे, हमारी जवान की आप कीमत समझिए। और घोड़ों का इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा था विजयनगर साम्राज्य के लिए, क्योंकि लगातार स्ट्रगल चलता रहता था। इनफैक्ट विजयनगर साम्राज्य में खुदराई छेटी एक कीवर्ड निकल के आता है जो कि घोड़ों से संबंधित था। खुदराई छेटी, शायद खुदराई सेठी बोल लो आप, छेटी बोल लो आप। आई थिंक दिस वॉज अ पर्सन विच वॉज रिलेटेड टू द ट्रेड ऑफ हॉर्स, और पुर्तगालियों के साथ तो ट्रेड करी से। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। ब्रिटिश ने अपनी पहली फैक्ट्री मद्रास में खोली थी विजयनगर साम्राज्य के रिप्रेजेंटेटिव से परमिशन लेके। टाइमलाइन पे आ जाइए, ये है टाइमलाइन। 1336 विजयनगर एम्पायर आ गया, ठीक है। 1565 बैटल ऑफ तलीकोटा, विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन चालू हुआ। ब्रिटिश ने मद्रास में फैक्ट्री 1637 में खोली थी। लॉजिक ये बोलता है कि मद्रास में ब्रिटिश ने फैक्ट्री खोली थी 1637 में, और विजयनगर साम्राज्य का डिक्लाइन बैटल ऑफ तलीकोटा के बाद होने लगा था। तो विजयनगर साम्राज्य के रिप्रेजेंटेटिव से परमिशन क्यों मद्रास में फैक्ट्री खोलने के लिए ब्रिटिश लेंगे? लॉजिक तो यही बोल रहा है। लेकिन विजयनगर साम्राज्य उसके डिक्लाइन होने के 100 साल बाद तक भी चलता रहा था। वीक किंग्स उस पर रूल कर रहे थे और नायक्स उस पर रूल कर रहे थे। तो आफ्टर द बैटल ऑफ तलीकोटा व्हाट हैपेंड वाज कि अर्लियर द विजयनगर साम्राज्य के द किंग जिस लेवल ऑफ एक्सटेंट तक उनका कंट्रोल नायक्स पे था वो नहीं रहा, और वो जो सोचते थे कि हम राजा बन जाएंगे, लिटरली वो राजा अपने प्रोविंस के बनने लगे थे नायक्स। और इनफैक्ट मद्रास में एक नायक होता था जिसका नाम था वेंकटगिरी, और ये वेंकटगिरी जो था ये नायक था मद्रास में, और इससे परमिशन लेके ही ब्रिटिश ने अपनी पहली फैक्ट्री को खोला था, जो कि एक नायक था। ये पूरी जानकारी आपको तमिलनाडु बोर्ड में मिलेगी। नहीं सर मैं तो एनसीईआरटी पढ़ूंगा, पढ़ो एनसीईआरटी। नहीं सर मैं तो केवल तमिलनाडु बोर्ड पढ़ूंगा, तो तुम्हारे एनसीईआरटी के प्रश्न छूटेंगे। तुम केवल एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तमिलनाडु के छूटेंगे। तुम दोनों पढ़ लोगे तो सतीश चंद्र के भी छूटेंगे। तुम तीनों पढ़ोगे तो भी किसी का छोड़ देगा यूपीएससी। सिलेबस भाई साहब इतना कॉम्प्लेक्स, इतना वास्ट होता चल रहा है ना, समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए आपको गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। जितने बच्चे सोचते हैं ना कोचिंग की आवश्यकता क्या है, यार देखो सेल्फ प्रिपरेशन से आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, रिस्पेक्ट टू यू, और शायद मैं उसके बारे में कमेंट्री करने के लिए उचित व्यक्ति नहीं होगा कि सेल्फ प्रिपरेशन से यूपीएससी क्रैक हो सकता है या नहीं, क्योंकि मेरी ओपिनियन शायद बायस्ड हो सकती है। समझ में आ रहा है आपको? मैं उसके बारे में बोलूंगा भी नहीं, और आपको मेरी बात उसके बारे में सुननी भी नहीं चाहिए। मैं ये बोलूंगा कि कोचिंग करने का सेंस ही हो जाता है। आपको एक दो किताब भी पढ़ सकते हो आप मिडिवल हिस्ट्री के लिए, हमें तो बहुत किताबें पढ़ना होती हैं क्योंकि हमको आपको पढ़ाना है। तो एक बच्चे के पास 12-15 महीने में मिनिमम टाइम रहता है, लेकिन मैं तो पिछले 10 साल से पढ़ रहा हूं। अगर आपको लगता है कि 10 साल में मैंने हिस्ट्री में जो कमांड एस्टेब्लिश की है वो आप 15 महीने में खुद से अकेले कर सकते हो और बाकी के 10 विषयों के साथ साथ कर सकते हो, तो कर लो खुद से प्रिपरेशन, कोई बात नहीं है। और अगर आपको लगता है नहीं, तो फिर राइट गाइडेंस के लिए आपको अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, जो कि एक पेड प्लेटफॉर्म है
जिस पे शानदार ऑफर्स चल रहे हैं अभी, ठीक है, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। मतलब रेशनल डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना। यूपीएससी आम का बाग तो है नहीं कि कोई भी आया और टहल के चला गया। इट इज अ सीरियस एग्जामिनेशन। कट ऑफ 2017 के यूपीएससी प्रीलिम्स में 116 था, इस बार का कट ऑफ 88 है। इतना ड्रॉप हो गया कट ऑफ ड्रास्टिकली 28 नंबर से। क्यों? क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी का लेवल बढ़ रहा है, पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपको गाइडेंस राइट चाहिए तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आओ। और अभी इसलिए सेंस बनता है मित्रों क्योंकि 50% ऑफ चल रहा है। तो अगर आपको ये ऑफर को अवेल करना है तो आप अनुज यूपीएससी कोड को यूज कर सकते हो, ANUJUPSC, ठीक है, अनुज यूपीएससी। यूपीएसई, अरे भैया वो ई नहीं है, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसको तुम यूपीएससी, वो सीबीएससी, वो सीबीएससी नहीं है, वो सीबीएसई है, ठीक है। तो 50% डिस्काउंट अनुज यूपीएससी कोड का प्रयोग करके आप ले सकते हैं। और डेफिनेटली मित्रों इंडिया के बेस्ट टीचर्स का लाइनअप आपको अनअकैडमी पे मिल जाता है, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक्सपीरियंस्ड। मतलब सबसे बढ़िया बात क्या है ना अनअकैडमी की, आपको पता है कि आपको हर सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहा है। हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं, प्रतीक नायक सर है। आर्ट एंड कल्चर भी प्रतीक सर लेते हैं, आरती मैम लेती हैं। आपको मेरे एंशिएंट मॉडर्न मिडिवल सबके हिस्ट्री के कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। आपको ज्योग्राफी पता है, आप किससे पढ़ रहे हो, सुदर्शन सर से, पूरा जीएस पेपर 1 हो गया। पॉलिटी सिद्धार्थ अरोरा सर है, ठीक है, आतिश माथुर सर है पॉलिटी के लिए। आप बात करो इकोनॉमी, मृणाल सर। तो आपको पता है कि आपको कौन क्या सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है। अधिकतर बार वो एक ब्लैक कलर का पर्दा रहता है, बच्चों को पता ही नहीं होता, कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं कौन पढ़ाने वाला है। तो आपके हाथ में है सर, मैं तो बोल ही सकता हूं, ठीक है। तो ये चीज अपन को देखने को मिली, विजयनगर साम्राज्य के बारे में अपन ने देखी चीजों को, ठीक है। तो वेंकटगिरी से परमिशन लेके ही मद्रास में अपनी पहली फैक्ट्री को ब्रिटिश ने खोला था, जो कि एक नायक था। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो सेकंड एंड थर्ड सही है। ये क्वेश्चन 2022 में आया था। तो मित्रों ये अपन ने पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। अब थोड़ा टेंपल और रिलीजियस लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन जो यूपीएससी, सीएडीएस, सीएपीएफ में पूछे गए उसको अपन पढ़ लेते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले तो मित्रों ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। यहां पे मैंने आपको बताया था द किंग ऑफ द विजयनगर एम्पायर रूल ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड वीरूपक्षा। तो वीरूपक्ष देवता के नाम पे रूल करते थे ये तो मैंने आपको बताया था। इनके स्कल्पचर्स भी मंदिर पे होते थे। तो पहला वाला अपन को क्लियर हो रहा है। ये बड़ी बड़ी उपाधियां भी लेते थे, जैसे कि हिंदू सुल्ताना, जैसे कि दिल्ली सल्तनत में भी सुल्तान पद का यूज हो रहा है, तो उसी तरह का यहां पे भी वर्ड आ रहा है आपको, हिंदू सुल्ताना, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट आया था इन्हीं एग्जाम में से कि सारे के सारे ऑर्डर जो कन्नड़ा, संस्कृत और तमिल में दिए जाते थे, ये गलत था। हजारा टेम्पल जो बनाया गया था वो देवराया 2 के पीरियड में बनाया गया था। और मित्रों हजारा टेम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो देवराया 2 के पीरियड में बनाया गया था, अभी पढ़ते अपन थोड़ी देर में। और रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर भी डिस्प्ले होते थे टेम्पल्स में, थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको। अरे सर कहां बताया था, कहां बताया था? अरे गॉड विरूपक्षा के दाम पे रूल, टेम्पल्स में किंग के स्कल्पचर बताए तो था, ठीक है। अब आप समझ लो थोड़ा सा विजय विठल टेम्पल के बारे में। विच वाज बिल्ट बाय whom? Which was built by? विजय विठल टेम्पल वाज बिल्ट बाय देवराया 2, देवराया के द्वारा बनाया गया था। अब देखिए विजय विठल टेम्पल, विजय विठल टेम्पल यह दर्शाता है कि विजयनगर साम्राज्य में सोशल लाइफ यानी कि सामाजिक जीवन में म्यूजिक का और डांस का बड़ा रेलेवेंस था, उपयोग था। विजय विठल टेम्पल जो हम्फी में लोकेटेड है, उसके पिलर्स को आप यदि बजाओगे तो जैसे उसका ऊपर वाला पिलर का टैप किया आपने ऊपर वाले हिस्से को, तो एक अलग धुन निकलेगी सा। नीचे आओगे रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, ऐसे ना अलग अलग आपको स्वर देखने को मिलेंगे विजयनगर साम्राज्य के जो
विजय विट्ठल टेम्पल था, उसके पिलर्स में अलग अलग स्वर आ रहे हैं। तो वो स्वर आना बताता है कि म्यूजिक और डांस का इंपॉर्टेंस काफी है। ये जानकारी हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये तो चलो सिंपल क्वेश्चन आया कि विजय विट्ठल टेम्पल कहां लोकेटेड है, हम्फी में। लेकिन ये क्वेश्चन जो यूपीएससी के मेंस के 2022 के 17 सितंबर को होने वाले एग्जाम में आया था, उसमें लिखा गया था कि बताइए कि कैसे मिडिवल इंडिया के टेम्पल स्कल्पचर्स, कैसे मिडिवल इंडिया का टेम्पल आर्किटेक्चर उस समय की सोशल लाइफ को, सामाजिक जीवन को रिप्रेजेंट करता है। आज मान लो मानव सभ्यता खत्म हो गई, पूरा विनाश हो गया, हो ना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन लो, और लेयर्स पे लेयर्स पे लेयर्स पे लेयर्स पे हड़प्पा सभ्यता की तरह मिट्टी से ढकती चली गई सभ्यता। हमारे 1000 साल बाद समझ में आ रहा है, कुछ लोग आए और उनको मिला ये आईफोन नीचे से खुदाई करने में, उनको मिला ये मेरा बटुआ, ये पर्स नीचे से खुदाई करने में, इससे मिले सिक्के, तो वो इससे मदद से अपनी बातों के बारे में जान पाएंगे कि नहीं। और मोबाइल में उनको मिला देखने को कि सर ये तो एंग्री बर्ड खेलते थे, ये तो दूसरा गेम खेलते थे, तो उनको पता लगेगा कि यार हमारे जो पूर्वज रहे थे उनके पास एंटरटेनमेंट के लिए भी टाइम था। तो ऐसे अपन डिकोड करेंगे कि नहीं हिस्ट्री को? अगर ऐसा हुआ तो उसी तरह से अगर टेम्पल्स जो हैं वो कैसे उस समय की सोशल लाइफ को दर्शा रही है, तो भैया बता तो रहे मिडिवल हिस्ट्री का टेम्पल आर्किटेक्चर। मिडिवल हिस्ट्री के टेम्पल आर्किटेक्चर में विजय विट्ठल टेम्पल दर्शा तो रहा है कि म्यूजिक और सोशल लाइफ में डांस का बेहद इंपॉर्टेंस है। दिस इज हाउ यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स टू सी द बिग पिक्चर। इंफॉर्मेशन का एग्जाम थोड़ी है यूपीएससी कि इंफॉर्मेशन लेके चला जाऊंगा। अरे इंफॉर्मेशन को अप्लाई करोगे तब नॉलेज बनेगी, और नॉलेज को प्रोसेस करके आंसर राइटिंग करोगे तब होगा ना काम। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब पढ़ा तो सबने होगा, विजय विट्ठल टेम्पल में इतने अलग अलग स्वर आ रहे हैं जब आप उसके पिलर्स को टैप करोगे। अरे तो उसका प्रयोग तो कर भाई दादा आंसर राइटिंग में। समझ में आ रही है मेरी बात की नहीं? अगर विजय विट्ठल टेम्पल और रंग मंडप शो चलता था विजय विट्ठल टेम्पल में, रंग मंडप शो, ये देखो आप, स्कल्पचर इन विजयनगर, विजय विट्ठल टेम्पल विजयनगर एम्पायर में बताता है कि मंडप शो चलते थे, म्यूजिक डांस, और इनको ध्वनि बजाओ तो अलग अलग ध्वनि निकलती थी। तो पता लग रहा है कि नहीं सोशल लाइफ में इंपॉर्टेंस था म्यूजिक और उसका। तो इस तरीके से आपके वो होती हैं चीजें। तो ये मित्रों विजय विट्ठल टेम्पल सीएपीएफ में भी आया था, हम्फी में लोकेटेड है, लॉर्ड विष्णु के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। देवराया 2 ने बनाया था, बाकी की जानकारी आप पढ़ लेना। जो रंग मंडप शो है वो म्यूजिक और डांस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और हम्फी में बेस्ड है, जो कि विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल थी। तो दिस इज सम इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट विजय विट्ठल टेम्पल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मजा आ रहा है कि नहीं? और वो दुख दर्द थोड़ा मेरा मिटाओ यार। 1200 लोग देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं 80 लोग। कैसे आप मेरी पीड़ा को यहां पे मैं आपकी पीड़ा सॉल्व कर रहा हूं और आप मेरी पीड़ा बढ़ाते चल रहे हो, दुख दर्द जीवन का कैसे काम चलेगा? हाँ, तो ये अपन ने क्वेश्चन डील करा, अपन ने ये विजय विट्ठल टेम्पल भी डील करा। अब देखो महानवमी डिब्बा, जैसे अभी अभी आपने महानवमी का त्योहार मनाया होगा, महानवमी का त्योहार, ठीक है, मतलब 9 दिन तक जो आपका झांकी चलती है, 9 दिन का आपका जो पूरा हम नवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं ना, उसी तरीके से नवरात्रि का कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिमिलर फॉर्मेट में विजयनगर साम्राज्य के समय में भी देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो महानवमी डिब्बा एक प्लेटफॉर्म है और महानवमी एक त्योहार है। महानवमी डिब्बा वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये महानवमी का त्योहार चल रहा है, और महानवमी तो एक त्योहार है ही सही। तो ये आपको देखने को मिलेगा। विजयनगर एम्पायर में महानवमी फेस्टिवल लार्जेस्ट टेम्पल होता था, और डोमिंगो पायस ने, नूनिज ने भी इसकी जानकारी दी है। तो ये याद रखना, महानवमी जैसे आपसे पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्क्राइब्ड बाय नूनिस इन हिज अकाउंट, तो नूनिस ने क्या क्या डिफाइन करा था? पहला ऑप्शन दे दिया जाए कि विजयनगर साम्राज्य में जो वुमेन रहती थी वो एस्ट्रोलॉजी में पार्टिसिपेट करती थी, करेक्ट।
क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में नूनिस के वर्णन के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र में महिलाएं पार्टिसिपेट करती थी। सेकंड ऑप्शन देखने को मिल जाए कि नूनिस के अकाउंट के हिसाब से महानवमी त्योहार की भी जानकारी मिलती है। करेक्ट, इसने दी है जानकारी, तो आपको याद रखनी होंगी थोड़ी सी चीजें इस हिसाब से। महानवमी टेम्पल। अब एक देखो यूपीएससी में 2019 में आया कल्याण मंडपम। देखो आपने एक वर्ड सुना होगा ना, कल्याणम कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। तो कल्याणम जो होता है वो शादी मैरिज से रिलेटेड होता है। तो कल्याण मंडप क्या है? ऐसा मंडप जिसपे शादी हो रही हो, विवाह हो रहा हो, वही है कल्याण मंडप। तो विजय विठल टेम्पल में पवेलियंस बनते थे जहां पे देवताओं की पूजा कराई जाती थी। जैसे आज भी तो देवी देवताओं की पूजाओं का एक आपने सुना होगा ना, तुलसी पूजा होती है तो वो विवाह करवाया जाता है उसमें। तो उसी तरीके से ये कल्याण मंडप में देवी देवताओं की डिटीज का विवाह कराया जाता था। तो ये भी एब्सोल्युटली क्लियर है। तो हमने जिस तरह से क्विकली रिवाइज एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी के बारे में करा था, धर्म के बारे में भी करा देता हूं आपको क्विकली रिवाइज। विजय विठल टेम्पल राजा विरूपक्ष देवता के नाम पे रूल करते हैं, और उसके साथ साथ हमने महानवमी का त्योहार और कल्याण मंडपम के बारे में पढ़ा। ओके, और ये अपन ने देखा ही से कि कैसे सोशल लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मित्रों ट्रेवलर्स की बात करोगे आप तो देख लो भैया, सीडीएस के 2015 के एग्जाम में, 2010 के एग्जाम में इब्न बतूता, ये तो कवर ही कर लिया अपन ने। और मैं आपको थोड़ी देर पहले नूनिस के बारे में पढ़ा रहा था कि विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं के बारे में, वुमेन के बारे में नूनिस ने क्या कहा है। तो ये चारों ऑप्शन ABCD यूपीएससी में दिए गए थे। एक्चुअली ये 1 2 3 4 में दिए गए थे और इनके कॉम्बिनेशन क्या थे वो आपको बताना है। तो नूनिस के हिसाब से महिलाएं एस्ट्रोलॉजी में पार्टिसिपेट करती थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी का मतलब ज्योतिष शास्त्र, सूत सिंह का मतलब होता है भविष्यवाणी। अब एस्ट्रोलॉजी और भविष्यवाणी दोनों ही एक जैसे हो गए अपने, और वो रेसलिंग और अकाउंटेंसी में भी करती थी। तो नूनिस से ये पता लगता है। और नूनिस ने कहीं ना कहीं वो भी बताया कि महानवमी का त्योहार सेलिब्रेट होता था। मित्रों मेंस में भी आ चुका है ट्रेवलर से रिलेटेड क्वेश्चन। अब विजयनगर साम्राज्य के बारे में ट्रेवलर्स भी बहुत अमेजिंग चीजें बोलते हैं। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई साहब हमारे कानों ने आज तक ऐसे साम्राज्य के बारे में नहीं सुना है, और इतनी हमारी आंखों ने ऐसे साम्राज्य को नहीं देखा है जितना महान विजयनगर एम्पायर है। ठीक है, तो वो इस तरह से वर्णन करते, तो मेंस में भी आ चुका है। बाकी काफी सारे ट्रेवलर्स आए थे, आप देख सकते हो कि यूपीएससी में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वाला पोर्शन भी अपन अच्छे तरह से कवर कर ले। ओके, अब मित्रों आप 5 मिनट और रुक जाइए, इतनी देर रुकी गए तो थोड़ा बहमनी सल्तनत में डिटेल में तो नहीं जा रहा हूं, लेकिन महमूद गंगवान के रिफॉर्म्स के बारे में एक प्रश्न आया था सीडीएस के एग्जाम में। वो प्रश्न भी अपने पास है यहां पे स्क्रीन पे। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिफॉर्म ऑफ महमूद गवान। कौन सा इसमें से रिफॉर्म नहीं था जो महमूद गवान लाया था। तो वो अपन को ऑड वन आउट निकालना था। 3 रिफॉर्म लाया था, एक नहीं लाया था। इसका मेजर जो कंट्रीब्यूशन था महमूद गवान का वो था तरफ सिस्टम। इसने क्या करा सर, जो प्रोविंस, जो अपना एम्पायर था, ठीक है, इसने क्या करा, एम्पायर को बांट दिया तरफ्स में। तरफ थे प्रोविंसेस, ठीक है। और जैसे प्रोविंसेस में विजयनगर एम्पायर में नायक होता था, अमर नायक बोल लो, नायक बोल लो, उसी तरह से यहां पे प्रोविंसेस पे एक होता था तरफदार। अब सेम कॉन्सेप्ट है जैसे कि नायक सिस्टम में विजयनगर एम्पायर में। डिफरेंस एक है कि इसने प्रोविंसेस को भी 2 पार्ट में बांटा। एक पार्ट का कंट्रोल करता था तरफदार जो कि प्रोविंशियल हेड था, और दूसरे पार्ट को कंट्रोल करने के लिए राजा ने अपना एक सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव यहां पे रखा। सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव यहां पे रखा, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसने क्या करा, इसने क्या करा, गवर्नर्स को तरफ दे दी, प्रोविंस दे दी, इनको तरफदार बोल दिया। 8 तरफ में बांटा था इन्होंने, टोटल 8 तरफ थी, 8 प्रोविंसेस थी। अब देखो ये इंटरेस्टिंग चीज है, सम एरियाज वर केप्ट रिजर्व्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड बाय द सेंटर। साम्राज्य को, प्रोविंसेस को पूरी तरह से नहीं दिया था तरफदार को, कुछ हिस्सा उसका इसने रख दिया था कि भैया सेंटर का आदमी यहां पे बैठेगा। तो ये महमूद गवान ने करा था। बाकी के रिफॉर्म्स में आपको इसी प्रश्न से समझा देता हूं।
देखो सबसे पहले नॉट इस अपन को बताना है क्या रिफॉर्म ये नहीं लाया था। तो क्या इसने अपनी प्रोविंस को बांटा था 8 प्रोविंसेस में, किंगडम को तरफ में बांटा था, पहला वाला से ये अपना। आप देखो दूसरी चीजें देखो, लैंड मेजरमेंट करके टैक्स को इंपोज किया। मैं बता चुका हूं कि अधिकतर राजा ऐसा करते हैं, खासकर जो मजबूत राजा होते हैं, तो ये वाला भी सही बनता है लॉजिकली। ए ट्रैक्ट ऑफ लैंड खालिसा वाज सेट अपार्ट फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ तरफदार। अभी आप याद करिए, मैंने आपको खालिसा लैंड का कॉन्सेप्ट समझाया था। मिडिवल पीरियड में जो खालिसा लैंड होती थी, खालिसा लैंड वाज स्टेट ऑन लैंड, ये राज्य की भूमि होती है, स्टेट लैंड ये। तो राज्य की भूमि मतलब राजा की भूमि से तरफदार को एक्सपेंसेस क्यों दिए जाएंगे? सी वाला गलत है आपका, समझ में आ रहा है? और बी वाला देख लो, नोबल्स पे किए जाते थे, ठीक है, कंटीजेंट ऑफ फोर्सेस के लिए, ये बी वाला आपका सही है। सी वाला आपका गलत है। बाकी सारे रिफॉर्म्स बोल लो या जो पॉपुलर चीजें दूसरे लोग कर रहे थे, वो महमूद गवान ने भी अपने साम्राज्य में प्रैक्टिस करवाई थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आना तो चाहिए सर समझ में। ओके, तो मित्रों लेक्चर से आपको जाने की जल्दी है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन 2 मिनट मेरी बात को भी सुन लो जब इतना टाइम दिया ही है तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत से रिलेटेड हमने एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल हिस्ट्री, टेम्पल रिलीजन, ट्रेवलर्स रिलेटेड क्वेश्चन, सारी चीजें अपन ने देखी। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, काम की है। और अभी तो हम अनअकैडमी पे एक और चीज कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको देखो, जब मैं आपको मान लो विजयनगर एम्पायर के नोट्स देता और उन नोट्स में मैं आपको इन सारे पीवाईक्यूज को 15 सालों के इंक्लूड करके देता, टॉपिक वाइज। मुगल्स को भी ऐसे ही करके दे रहा हूं, जैनिज्म बुद्धिज्म में भी ऐसे ही करके दे रहा हूं। कितना फायदा होता आपको, प्रैक्टिस भी तुरंत वहीं की बंद हो गई। ऐसे हैंडआउट आपको हिस्ट्री में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, सब में मिल जाए। हम इसको कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट के मिलेंगे आपको आने वाले समय में। तो ये एक और रीजन बन जाता है कि आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हो। मित्रों जुड़ने की ये अपॉर्चुनिटी मत छोड़ना, क्योंकि ये एब्सोल्युटली फ्री कोर्स है। मैं एंशिएंट हिस्ट्री के पहले 1.0 2.0 के फ्री कोर्सेज ला चुका हूं, लेकिन ये वाला कंप्लीटली एक अलग कोर्स आने वाला है, एंशिएंट हिस्ट्री का फ्री कोर्स। और जैसे मैंने आपको पीडीएफ्स, अभी देखो जिन पीडीएफ्स का मैं प्रयोग यूट्यूब पे आपको पढ़ाने के लिए कर रहा हूं, उससे भी बेटर पीडीएफ्स आपको डाउनलोडेबल फॉर्मेट में फ्री मिलेंगे इस कोर्स में। 27 तारीख से चालू हो रहा है, इसको आप ज्वाइन जरूर करना और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करो अगर वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? मतलब मुझे अच्छा लगेगा यार, जितने ज्यादा क्लास आएंगे हमारा भी उत्साहवर्धन होगा। तो 27 तारीख से शुरू हो रहा है, अनुज यूपीएससी कोड को आप यूज कर सकते हो। अगर आपको इस कोर्स में एनरोल करने में किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी आती है, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है? तो ये कोड मेरा प्रयोग कर लो आप। 10 बजे अपनी चालू होंगी 27 तारीख से, फिर 28 को 10 बजे रोज 1 सवा 1.5 घंटे के सेशन लेंगे। ओके, बाकी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना। ओके, अनअकैडमी पे 50% डिस्काउंट के साथ आपका अभी एक ऑफर चालू हो गया है फेस्टिवल के समय, आप इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एक चीज जो हमारी प्रतिबद्धता रहती है, कमिटमेंट रहता है अपने सारे बच्चों को चीजों को उपलब्ध करवाने का या कंटेंट को उपलब्ध कराने का, वो ये रहता है हमारा कमिटमेंट कि आपको फ्रेश कंटेंट मिले, ठीक है? क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न आप जानते हो कि किस तरीके से चेंज हो रहा है, मतलब डायनामिक है ना काफी एग्जाम। तो आपको बहुत अपडेटेड कंटेंट जो एजुकेटर पढ़ाते हैं उसमें भी यूज करते हैं हैंडआउट में, और आपको जो मिलते हैं नोट्स उसमें भी अपडेटेड चीजें होती हैं। बाकी जब आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेते हो तो आपको टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, उसका एवेल्युएशन, उसके ऊपर फीडबैक, उसका एनालिसिस टेस्ट का, करंट अफेयर्स के डेली क्वेश्चंस, मैगजीन, एजुकेटर के नोट्स, अनअकैडमी के नोट्स, सब कुछ आपको मिल जाता है। मतलब यहां आने के बाद आपका ऐसा कुछ बहाना नहीं बचता है जो आपको आपकी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन से आपको, मतलब अगर आप सीरियसली पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन ना हो, ऐसा कुछ नहीं बचता है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आके वो सारे रिसोर्सेस आपको मिल जाते हैं
जो एक अभ्यर्थी को चाहिए होते हैं एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, सारे टीचर एक्सपीरियंस है, हर एक छोटे से छोटे विषय का बढ़िया टॉप, मतलब देश में नंबर 1 एजुकेटर ही अनअकैडमी पे मिलते हैं जिनको सालों का एक्सपीरियंस है। इतने सारे अगर बच्चों अडॉप्ट कर रहे हैं, हजारों की मात्रा में अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, और टॉपर्स भी निकले, तो कुछ तो उन्होंने भी सोची होंगी चीजों को, ठीक है। तो ये पूरे एक्सेस आपको मिलते हैं। कुछ बच्चों को अगर 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो रिपीटर्स बैच को ले सकते हैं, ठीक है। तो इसकी भी शुरुआत होने वाली है, तो आप इसको ले सकते हैं जो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। बाकी कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस भी हैं। और एक बात मैं आप लोगों को मित्रों बता दूं कि अनअकैडमी पे जब आप एनरोल करते हो तो कभी कभी बच्चों को भाषा में दिक्कत आती है, ठीक है। जैसे मैं जब प्रिपरेशन करता था तो प्रॉब्लम ये थी कि मैं पढ़ा था सीबीएसई में, ठीक है, और मुझे अच्छी लगती थी हिंदी में बुक पढ़ना और हिंदी में लिखना, बातचीत करना। अब ये तो एक डिलेमा था, तो काफी सारे बच्चे हिंदी की इंग्लिश की तरफ जाते हैं, इंग्लिश से हिंदी। तो एक अच्छी बात यह है कि आप जब अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको सारी भाषाओं का एक्सेस मिल जाता है। ऐसा नहीं हिंदी के बैच का अलग, मतलब सब कुछ आपको एक्सेस मिल जाता है, सारे टीचर्स के बैचेस, भले वो इंग्लिश हिंदी किसी भी भाषा में हो। पहली चीज। दूसरी चीज, आप कितनी भी बार रिकॉर्डेड क्लासेस को भी देख सकते हो रिवीजन करने के लिए। और तीसरी चीज, टेस्ट सीरीज से लेके सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। और ऐसा नहीं है कि रिपीटर्स बैच में आपने एनरोल करा तो आप कॉम्प्रिहेंसिव बैच नहीं देख पाओगे, कॉम्प्रिहेंसिव बैच में आपने एनरोल करा तो आप रिपीटर्स बैच नहीं देख पाओगे। यार, आपके सब्सक्रिप्शन 1 साल का लिया, उस सब्सक्रिप्शन के दौरान जो भी लॉन्च होगा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, इंक्लूडिंग सीसेट का कोर्स, वो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। दैट इज ऑल्सो अवेलेबल एट वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। और ये प्राइस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हो जाती है 28 तारीख तक, क्योंकि 50% डिस्काउंट है। और मैं आपको कोड अनुज यूपीएससी बता चुका हूं, इससे आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। ओके। रिपीटर्स बैच की भी अपनी खासियतें, जिसकी शुरुआत हो रही है, और कॉम्प्रिहेंसिव बैच तो शुरुआत हो ही रहा है। आप लोगों से इस सेशन का फीडबैक मुझे जानने का इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में। बताइए आप कैसा लगा ये पर्टिकुलर सेशन आपको, और कौन से नए नए सेशन चाहते हो आप, ना केवल हिस्ट्री के ऊपर। यदि आपका करंट अफेयर से रिलेटेड कोई रिकमेंडेशन है, दूसरे विषयों से रिलेटेड कोई रिकमेंडेशन है, तो आप वो भी साझा कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी जितने भी लोग 2024 के लिए स्पेसिफिकली तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं यही गाइड करूंगा कि अब है ना, यूपीएससी वैसा एग्जाम नहीं रहे कि आप लास्ट के 6 महीने में पढ़ के निकाल लोगे। उससे भी आप प्रीलिम्स ही क्वालिफाई कर पाते, मेंस तो नहीं कर पाते। लेकिन अब वैसा एग्जाम भी नहीं रहा है, अब प्रीलिम्स में भी चुनौती है 5-6 महीने में, अगर आप प्रिपरेशन शुरू करते हो तो अभी से आप अगर शुरू कर दोगे प्रिपरेशन को, तो वो ज्यादा आपका लॉजिकल वो होगा। अभी टाइम है फिर भी आपके पास थोड़ा बहुत, आप अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो अभी भी आपके पास उचित समय बाकी है 8 महीने का, ठीक है। यहां से लेट होना रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपने मन बना ही लिया है तो फिर आप अच्छे से प्रिपरेशन चालू करो, वही हमारी आप लोगों को सलाह है, वही हमारी रिक्वेस्ट है। इस तरह के और भी सेशन में लाता रहूंगा। हिस्ट्री में अभी तो मेरा पूरा फोकस मित्रों यूट्यूब पे, मैं आप लोगों से कुछ क्रिटिकल मुद्दों पे तो बात करूंगा। अभी इजराइल पैलेस्टीन के ऊपर काफी कुछ ऑलरेडी कवर्ड है, इसलिए मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। यूट्यूब पे ऑलरेडी कवर्ड है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ नया एंगल उसमें इंक्लूडेड है, तो फिर मैं लाऊंगा। लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक तो आपसे डेफिनेटली एक 2-3 घंटे की कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लाऊंगा इस्लाम के बारे में। 7th सेंचुरी में इस्लाम के राइज से लेके वर्तमान समय में जो इस्लाम मतलब का रूप है, या सऊदी अरेबिया में इस्लाम के मॉडरेट फॉर्म को वहां के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान क्यों लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी बात करेंगे। अभी मेरा फोकस अगले 31 तारीख तक मित्रों इस पे है, और आप लोग भी इसको अटेंड कीजिए, आपको बड़ा फायदा मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आपकी कोई रिकमेंडेशन है एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री से, हिस्ट्री के किसी दूसरे पार्ट से, वर्ल्ड हिस्ट्री से, तो वो भी आप मेरे साथ साझा करना। आई विल ट्राई टू टेक ऑल दोज लेक्चर्स जो भी मैं आप लोगों के लिए ले सकता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, और आप लोगों से अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।